बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग। आई नो कि आप लोगों की कल जो है ना, कल की रात वो बहुत अच्छी गुजरी होगी। क्योंकि PSL 11 का हुआ है फाइनल, और ऐसा फाइनल हुआ है कि वाकई में दुनिया ने देखा। बहुत ही खूबसूरत मनाजिर देखने में आए। इत्तलात ये आ रही है मुजम्मिल साहब के जो पूरा हमारा स्टेडियम था ना, वो फुल भरा हुआ था। मेरे पिंड के अंदर ये हो रहा था मैच, और मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस है, तो आता है ना। मुझे अफसोस है कि मैं नहीं जा सकी। बट जो वहाँ पर माहौल हमें नजर आया ना, हाउसफुल, वो अब दिखा भी रहे हैं इस वक्त जो स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं ना भाई। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन जो है वो आमने सामने थे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, पहले जनाब आप जरा जवाब दीजिए। मैं जीत गई हूँ, फिर पिज्जा आपने खिलाया? हाँ जी, पिज्जा यासिर भाई के साथ शर्त लगी थी यहाँ पे आप लोगों के सामने सारे व्यूअर्स के आगे के अगर पहुंच गई फाइनल के अंदर हैदराबाद किंग्समैन तो क्या होगा और किस तरह से होगा, और उसके अंदर पिज्जा हम लोगों ने कहा था और पिज्जा हो गया है ऑन। बट द थिंग इज कि पेशावर ज़ल्मी से रिलेटेड जिस तरह का हमारा आइडिया था, पेशावर ज़ल्मी ने उसी तरह की परफॉर्मेंस दी है और पेशावर ज़ल्मी आ गया है। अब सबसे पहले माहौल की अगर हम लोग बात कर लें कि क्या फेस्टिविटीज थी और किस तरह का सीन था वहाँ पे। 6300 से ज्यादा की टिकट्स बिकी थी, लेकिन एट द सेम टाइम जो आउटसाइड द स्टेडियम और आउटसाइड द वेन्यू क्राउड था और इनसाइड द वेन्यू क्राउड था, उस सारे को अगर टोटल में देखें तो बहुत ज्यादा आवाम बनती है। 32,600 टोटल अवाम का नंबर वहाँ पे मौजूद था। अब हम लोग एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे काउंट नहीं कर रहे, वो स्क्रीनिंग्स हैं जो ऑल अराउंड लाहौर हुई हैं, और लिबर्टी में कई रेस्टोरेंट्स के अंदर स्क्रीनिंग्स हो रही थी। उसका तो फिर कोई हिसाब लगा ही नहीं सकते, हिसाब नहीं लगा सकते आप। एग्जैक्टली परफॉर्मेंसेस जो हमारे यहाँ पर सुपरस्टार्स आए थे, जिसमें आतिफ असलम, आयमा बेग, अली अजमत, इसके अलावा साबरी सिस्टर्स, और भाई बहुत सारे ऐसे फनकार यहाँ पर पहुंचे थे जिन्होंने चार चांद हम कह सकते हैं लगा दिए। और आतिफ के बगैर PSL नहीं हो सकता, अली अजमत के बगैर नहीं हो सकता, आयमा के बगैर नहीं हो सकता। इस वक्त ये सिचुएशन, पेशावर ज़ल्मी ने सीनियर होते हुए, सीनियर टीम होते हुए सबूत दिया कि भाई हमें खेलना आता है। और हैदराबाद किंग्समैन जो बहुत अच्छा परफॉर्म करके, एक डार्क हॉर्स भी इसको कहा जा रहा था कि वो पहुंच गई है। नंबर 4 की ये टीम थी टेबल पॉइंट टेबल की अगर बात करें तो ये पहुंच गई फाइनल के अंदर। फाइनल में आकर बहुत ही जबरदस्त किस्म का परफॉर्म किया है। बाबर आजम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन उसके बावजूद पूरे अगर हम सीजन के अंदर देखें तो सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं 588 रन की 588 रन उन्होंने किए हैं, और उनकी रिकॉर्ड ब्रेकिंग इस दफा दोबारा से ये परफॉर्मेंस अपने हिसाब किताब में रही है। बिकॉज अगर हम लोग सेंचुरीज की बात करें तो किंग बाबर एक दफा परेशान जरूर कर देते हैं, लेकिन फिर उसके बाद राजी भी बड़ा करना जानते हैं। अच्छा, व्यूअर्स के लिए मैं नंबर्स एग्जैक्ट करके कुछ बताना चाहता हूं, क्योंकि आप में से काफी सारे ऐसे होंगे कि जो रह गए होंगे मैच देखने से। तो आप सब के लिए हैदराबाद किंग्समैन की बैटिंग के अंदर टोटल 129 ऑल आउट हो चुके थे 18 ओवर्स के अंदर। टॉप स्कोर साइम अयूब रहे 54 रन के साथ। विकेट्स जो थी वो मां सदाकत 11 पे गए, अदर विकेट्स में मार्नस लेबेशेन जो है वो 20 पे, उस्मान खान 8 पे, इरफान न्याजी 1 पे, ग्लेन मैक्सवेल 0, और उसके साथ क्लाउस पेरेरा जो है वो 1 पे। ज़ल्मी ने बॉलिंग के अंदर एरन हार्डी 4 विकेट्स लेके गए हैं हमारे, और उसके बाद नाहिद राना ने 2 विकेट्स लिए हैं। उसके अलावा सुफियान मुकीम ने 1 विकेट ली है, और मोहम्मद बासित ने भी 1 विकेट ली है। पेशावर ज़ल्मी की अगर हम लोग बैटिंग की बात करें तो 130 for 5 उन लोगों ने अपना हदफ पूरा कर लिया था 16.2 ओवर्स के अंदर। अर्ली विकेट्स के अंदर मोहम्मद हारिस 6 पे, बाबर आजम 0 पे गए, लेकिन एट द सेम टाइम 588 रन हम लोग याद रखेंगे। उसके बावजूद पूरा क्रेडिट बाबर को ही जाता है। और किस-किस को क्रेडिट जाता है? मोहित शाह साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं इस वक्त, हमारी ये सारी बातें सुन रहे हैं। हमने तो अपनी खुशियां मना ली हैं, थोड़ी उनके साथ मिलकर भी मना लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जबरदस्त, खुश हैं? जबरदस्त क्या मतलब पूरा जो सीजन है उसके अंदर हम देख रहे थे थोड़ा सा वलवला कम था, एंथुसियाज्म कम था, लेकिन आखिर में आके अच्छा खासा माहौल बन गया। देखें वो जो प्लेऑफ्स थे ना, उनके लिए जो इजाजत मिली ना क्राउड की, उसने गेम टोटल चेंज करके रखी। Exactly. और जो कल आपने फाइनल देखा ना, मैं शायद ऐसा फाइनल मैंने PSL का नहीं देखा। ये जो 11 का फाइनल है बड़े अरसे तक याद रखा जाएगा। क्या जबरदस्त एटमॉस्फेयर था, जिस तरह आपने पहले बताया। ये जो 31-32 के अलावा भी 3-4 हजार और जो होते हैं क्राउड में, वो ऐसे होते हैं कि जिनको काउंट आप नहीं करते। कोई स्पॉन्सर्स के लोग, कोई फ्रेंचाइज के लोग, कोई और लोग। तो 35-36 हजार का क्राउड तकरीबन ये आप स्टेडियम में था, और उन्होंने खूब एंजॉय किया जी। उन्होंने एंजॉय किया, हमने एंजॉय किया, प्राइम मिनिस्टर भी आए थे, इसके अलावा दीगर जी डिग्निटरीज थी, VVIPs थी, उन्होंने बड़ा एंजॉय किया। और ये मतलब है कि इतना जबरदस्त किस्म का ये जो फाइनल हुआ
कि मेरा ख्याल है पूरी जहां भी इसकी सिग्नल्स गए होंगे, पूरे वर्ल्ड में लोगों ने फॉलो किया होगा और एक्सेप्शनल था, मैं कोई शक नहीं। अच्छा, मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि देखिए असल कौम का तब पता चलता है जब मुश्किल हालात में ना वो मुस्कुराना जानते हैं। तो हम वो कौम है जो कोई भी मौका जाने नहीं देते हैं। जब भी कोई हमें खुश होने का मौका मिले, एंटरटेनमेंट का मौका मिले, कोई फेस्टिवल्स आए, तो हमारी कोशिश होती है कि ठीक है हमारे आप क्राउड का डिसिप्लिन देखें, क्या जबरदस्त तरीके से उन्होंने फॉलो किया। डिसिप्लिन ये होता है कि आपने कोई ऐसी हरकत नहीं की, क्राउड ने जो अच्छा खेल था उसको अप्रिशिएट किया, जिन्होंने विकेट्स लिए उनको अप्रिशिएट किया, जिस तरह मैच चल रहा था एक एक बॉल से वो लुत्फअंदोज हो रहे थे। ये कमाल की बात थी। कमाल की बात है। अच्छा, वैसे ना मुझे लगता है क्योंकि इजाजत नहीं मिली और फिर उसके बाद इतना करीब आके इजाजत मिली तो एवरीबॉडी वाज लाइक वी नीड टू एंजॉय एवरी सिंगल बिट ऑफ इट। मैं तो अब मैं ये सोचता हूँ कि काश के ये मैचेस कुछ पिंडी में भी होते। आपको पता है पिंडी का क्राउड कितना जबरदस्त है, कितना सपोर्टिव है। और आपको यहाँ पे जो पूल के मैचेस थे ना, शुरू के मैचेस थे, उसमें भी आपको पैक्ड स्टेडियम मिलता। अच्छा, हम लोग अगर स्कोर्स की बात करें, हम लोग क्रिकेट की अगर बात करें फाइनल के अंदर, तो हम लोगों ने क्योंकि हैदराबाद को देखा कि किस तरह से वो लोग नीचे से उठ के ऊपर आना शुरू हुए एक एक करके मैच करके, ठीक है, सरप्राइज किया उन्होंने। बट 130 फाइनल में एक ऐसा स्कोर था कि जो देख के थोड़ा सा कुछ लोगों के दिल में सवाल आया कि क्या हम ये फाइनल ही है जो देख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने मैचेस देखे 221 ज़ल्मी कर रहा है और मतलब इस तरह के हम लोगों ने देखे हैं मैचेस। अच्छा, वैसे मौसम ऐसा लग रहा है आपके साथ एग्री नहीं कर रहा, अब घटाओं की आवाजें आ रही हैं जी। देखिए, एक तो फाइनल हमेशा प्रेशर मैच होता है। हाँ जी। और अगर ये मैं कल ये भी फील कर रहा था कि 130 पे भी उन्होंने मैच को बड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया था। शुरू में आप देखें ना, जब ऊपर नीचे राउंड 40 for 4 हो गया पेशावर ज़ल्मी, तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया मैच। अब यही स्कोर अगर 170 अराउंड होता तो आप ये समझते कि किस तरह ये मैच होता, मतलब कमाल की बात होती। लेकिन फिर भी मैं तो दाद दूंगा हैदराबाद को। देखें, एक आप जो पेशावर ज़ल्मी का क्रेडिट जाता है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। अच्छा, वो एक मैच भी हो गई है, उनकी मैनेजमेंट भी हर जबरदस्त खेले। लेकिन एक क्रेडिट हैदराबाद को जाता है, बिल्कुल नई फ्रेंचाइज, कोई पता नहीं, कोई कभी एक यूनिट नहीं बना, कभी टीम नहीं बना। उन्होंने जो स्पिरिट दिखाई, और खासकर वो सेमीफाइनल जो सेकंड एलिमिनेटर था, दैट वाज वर्चुअली अ सेमीफाइनल, उसमें जो परफॉर्मेंस दी, मैं कहता हूं कमाल की बात है। अच्छा, इसका क्रेडिट आप परफॉर्मेंसेस को देंगे या फिर वो जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द गेम, T20 को कहा जाता है ना कि एक दिन आपको अच्छा चाहिए होता है, एक इनिंग आपको अच्छी चाहिए होती है, आप जो है ना पूरी गेम पर लड़ सकते हैं। अच्छा परफॉर्म किया है हैदराबाद किंग्समैन ने ओवरऑल पूरे सीजन के अंदर, या फिर आपको लगता है एंड में आके वो फॉर्म में आ गए? देखिए, जब 4 मैच आप शुरू के हारते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी टीम की कॉम्बिनेशन आपको समझ नहीं आ रही, प्लेयर्स को नहीं पता लग रहा कि वो किस तरह खेलें, किस प्लेयर से, किस बैट्समैन से क्या चाहिए, किस बॉलर से क्या चाहिए। लेकिन विद द टाइम जब आप देखते हैं ना थोड़े मैचेस खेल के कि यहाँ पे ये बंदा मिसफिट है, इसको इधर कर लें, यहाँ पे ये बॉलर मिसफिट है, इसको पावर प्ले में आप इसको ज़्यादा चांस दें, इसको मिडिल ओवर में आप इसको बॉलिंग कराएं या इसको डेथ ओवर में बॉलिंग कराएं, ये सारी चीज़ें देखते हुए उन्होंने रिकैलकुलेट किया, हेडेड बाय जेसन गिलेस्पी, उनके हेड कोच हैं। अच्छा, ज़ल्मी ने जिस तरह से बॉलिंग में परफॉर्म किया, उस पर आप कमेंट करें, बिकॉज 4 विकेट्स एक तरफ और मतलब माहौल तो अच्छा खासा गर्म कर दिया उन्होंने। देखिए, ज़ल्मी का आपको पता है कि ज़ल्मी को इस वक्त जो है ना, एक तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर थी कि नई दराना वापस आ गई, वो बहुत अच्छी उनके लिए खबर थी। फिर सुफियान मुकीम इतनी फॉर्म में है, हाँ जी, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी हुए और बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट भी हुए। वो इतनी क्लास की फॉर्म में थे कि उनको मतलब है कि मैं ये समझता हूँ कि ज़ल्मी हैज़ गॉट वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक्स, जहाँ आपको स्पिनर भी आपके पास हैं, जहाँ आपके पास फास्ट बॉलर भी हैं, और बासत ने जो नए यंगस्टर हैं उन्होंने भी 140 राउंड क्लिक किया और ट्रबल किया, मतलब बैट्समैन को आसानी से नहीं खेलने दिया। अच्छा, लाहौर के पिच के बारे में कहा जाता है कि टॉस जीतने वाले की फेवर करती है ये पिच, यहाँ पे हमने टॉस जो देखा है उसके ऊपर आपका क्या कमेंट है? अच्छा, नहीं, कल शायद आपने पोस्ट में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें थोड़ा बहुत बोले, इस पिच पे भी बोले बाबर आजम, तो उन्होंने कहा कि मैं समझता था कि ये डिफरेंट सी पिच होगी, कि पहले इस पिच में काफी रन्स होते थे, लेकिन इस दफा वो रन्स नहीं बल्कि थोड़ा बहुत जो बॉलर है उसको भी सपोर्ट मिल रही थी, बॉलर को, दोनों को, मतलब स्पिनर को भी और फास्ट बॉलर को भी। बाय डिजाइन ये ऐसी पिच की गई है, क्योंकि जब कराची और लाहौर की पिचेस का मवाजना करें, कराची में कुछ हाई स्कोरर मैचेस हुए हैं, मोस्टली हाई स्कोरर लाहौर में ही हुए थे। अच्छा, थोड़ा बहुत क्रिकेट बोर्ड की बात है, क्यूरेटर जो होते हैं पिच बनाते हैं, वो भी थोड़ा सोचते हैं कि कोई डिफरेंट किया जाए हल्का सा।
मतलब है थोड़ा सा इस तरह सेमीफाइनल और फाइनल के बारे में तो ये होता है कि ज्यादा रन होने चाहिए, स्पोर्टिव ट्रैक हो ना वो बिल्कुल। फिर आप अगर इस तरह की बात करते हैं कि टोटली बैट्समैन की तरफ चला जाता है तो फिर बॉलर को बिल्कुल एक समझे हो आप उसको बिल्कुल साइड पे कर देते हैं। जरूर अच्छी पिच थी लेकिन ऐसी पिच थी कि जिसपे तकरीबन 170-180 रन कर सकता था हैदराबाद। हैदराबाद की जो 70 अराउंड 70 फॉर 2 76 फॉर 6 हो गया, वो जो है ना उसका टोटली उन्होंने मतलब है जो मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हुआ ना उनका, वहां से मैच तो बॉलिंग अच्छी की पेशावर ज़ल्मी ने या फिर पिच ने साथ मैं नहीं तो दिया समझता हूं कि कल जो फील्डिंग थी खासकर ब्रेसवेल की फील्डिंग, फरहान की फील्डिंग, ये आउटस्टैंडिंग फील्डिंग थी। मतलब है ये आम आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में ही नजर आती है, लोकल क्रिकेट में ऐसी नजर नहीं आती। ये सॉर्ट ऑफ डोमेस्टिक ज़ल्मी जो है उसने सारा सीजन ही इस तरह से खेला जिस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट होती है। कुछ फ्लेवर में इंटरनेशनल क्रिकेट का ज़ल्मी की परफॉर्मेंस नजर आता है, खुसूसी तौर पे जो उनका जो मिडिल ऑर्डर खेला है ना बैटिंग का। अब यहाँ पे हम लोग अगर इस मिडिल ऑर्डर के बारे में बात करें कल वाले मैच के बारे में, तो वो मिडिल ऑर्डर आपको डिफरेंटली परफॉर्म करता हुआ नजर आया? ये आप ज़ल्मी की बात कर रहे हैं? ज़ल्मी की बात कर रहा हूँ। ज़ल्मी का देखें, ज़ल्मी का आपका पहले तो टॉप ऑर्डर बड़ा क्लास का। अब बाबर आजम अपनी मर्जी की अपनी चॉइस की पोजीशन पे खेल रहे हैं, साथ हारिस खेल रहे हैं। अब हारिस और इनका एक कॉम्बिनेशन जीरो वाला जो मैजिक हुआ है इसके बारे में भी बात कुछ कीजिएगा थोड़ा सा। नहीं, मेरा ख्याल है इसको आप ये ना समझें, क्रिकेट है कभी एक बाल अच्छी पड़ जाती है ना। मैं तो समझता हूँ कि कोई और बैट्समैन होता तो कम से कम उस डिलीवरी पे आधे फुट से बीट हो जाता। या ये आप देखें अच्छा बैट्समैन था तो उसने टच किया इसको। ये मतलब जो क्रिकेट समझते हैं ना वो ये जरूर समझे कि अच्छे बैट्समैन ने उस बॉल को टच किया। अच्छा, ये अच्छा बैट्समैन ना होता तो दूर से निकल जाते, बीट हो जाता। एक लेसन भी दिया है अगर हम अपनी पीसीबी की टीम मैनेजमेंट की या सेलेक्टर्स की बात करें तो बाबर ने ये दिखाया कि भाई आप मुझे अपनी ही प्लेस पर खिलाएं तो अच्छा परफॉर्म, क्योंकि वो टीम के अंदर जब खेल रहे थे तो वो थोड़ा सा नीचे आकर खेल रहे थे, कभी वन डाउन कभी टू डाउन, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तो उनके लिए ओपनर होना ही एक बेहतर पोजीशन है जब इतना बड़ा प्लेयर होता है ना जी, तो उसको आप थोड़ा सा इजी रखते हैं, उसको रूम देते हैं, स्पेस देते हैं। ये बाबर को शायद पाकिस्तान टीम में और माइक हैसन ने नहीं दी। वो स्पेस जो उसको चाहिए थी, उसको पता था कि आप बाबर आजम जैसे प्लेयर से बेस्ट कहाँ ले सकते हैं, बेस्ट एज एन ओपनर ले सकते हैं। कल आज भी मतलब उन्होंने पोस्ट मैच में ये कहा कि कंट्री होता है जी जहां आपको खिलाएं आपको खेलना पड़ता है, लेकिन एक्चुअल बात ये है कि कहां आप उनसे बेस्ट ले सकते हैं। ठीक है। और दूसरा फार्म का बड़ा होता है, फार्म इनकी ऐसी लगी है इस पीएसएल में, फाइनल के अलावा उन्होंने तो किसी को नजदीक नहीं आने दिया। और इतनी क्लास की 588 इज अ सॉर्ट ऑफ रिकॉर्ड। फखर जमान का रिकॉर्ड इन्होंने जो 22 में फखर जमान ने किया था उसको इक्वल किया, और हम ये समझ रहे थे कि एक आध रन बना के रिकॉर्ड बना देंगे, लेकिन वो ना हुआ। लेकिन क्या क्लास की पूरा सीजन। फखर जमान एंड लाहौर कलंदर्स एंड शाहीन शाह अफरीदी, इन्होंने क्या किया है अपने साथ इस सीजन के अंदर? कुछ समझ नहीं आई है लाहौर कलंदर्स। देखें जी, वो जो एक स्कैंडल आया उसके बाद तो वो आगे आ ही नहीं पाए। स्कैंडल आया फिर उनकी, मैं इस दफा मैं ये समझता हूँ कि शायद शाहीन शाह अफरीदी से इतनी अच्छी कप्तानी नहीं हुई जो वो करने के लिए रखते हैं, जो जिस तरह पहले किया है उन्होंने जितवाया, ऊपर नीचे टाइटल्स लेके दिए हैं। ये नहीं है, बड़े अच्छे कप्तान हैं ये, लेकिन थोड़ा सा शायद मुझे नहीं समझ आती कि वो जो आप बात कर रहे हैं, जो फखर जमान वाली बात हुई या एक आध और कोई इस तरह की बात होगी जो ऑफ द फील्ड एक आध किस्सा हो गया, उसको शायद उन्होंने माइंड पे ले लिया या उसको उसकी वजह से थोड़ा सा रिदम में आ गए। जी, रिदम इनका अपसेट हो गया। अच्छी टीम थी, इसमें कोई शक नहीं। देखिए एक टीम है जिसने पेशावर ज़ल्मी को हराया और वो लाहौर ही है, लाहौर कलंदर नहीं पेशावर ज़ल्मी को हराया। लाहौर कलंदर से पाकिस्तान क्रिकेट टीम जैसा वैसे परफॉर्म किया है पूरे फुल ऑफ सरप्राइजेस। अच्छा, अगर हम लोग ऑलराउंडर्स की बात करें तो इस पूरे सीजन के अंदर आपके फेवरेट ऑलराउंडर्स कौन कौन से रहे? देखें कल आज तो मैं कहता हूँ जिस तरह हार्डी ने परफॉर्मेंस की, क्या ज़बरदस्त, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं ये, और क्या ज़बरदस्त इन्होंने परफॉर्मेंस की है। इन्होंने तो मैच का पासा पलट दिया, 4 विकेट्स, 50 रन, मोर देन 50 रन व्हेन इट वाज रिक्वायर्ड। मतलब इतना जरूरी था वहां पे अच्छी इनिंग खेलने का। समद और जो पार्टनरशिप उनकी लगी है वो क्लास की लगी है। तो ये जो मैं कहता हूं कि इस तरह के अगर एक ऐसा कोई ऑलराउंडर पाकिस्तान को मिल जाए और पाकिस्तान की नेशनल टीम में आ जाए तो वो जो गैप है पाकिस्तान का, जहाँ पे हम समझ नहीं रहे कि यहाँ कुछ ना कुछ आखिर एक कमेंट कर दीजिएगा कि हमारे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स आए पाकिस्तान, हालांकि हम जानते हैं कि खित्ते की क्या सिचुएशन थी, पाकिस्तान एक्टिवली खुद भी इस वक्त अफगानिस्तान के साथ क्या सिचुएशन है हम जानते हैं, उसके बावजूद
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और पाकिस्तान की तरफ से जो सिक्योरिटी दी गई, जैसा ये पूरा सीजन हुआ, इसके ऊपर आप कमेंट कर दीजिएगा। देखिए जी, उस दिन बात हो रही थी, वो ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर थे जी, उनसे ज़रा बातचीत हो रही थी, मीडिया टॉक थी उनकी, तो उनसे पूछा गया, मैंने भी पूछा, तो वो बड़े खुश थे। कहते हैं हमें तो बड़ा अच्छा लगा है पाकिस्तान आके, पाकिस्तान प्लेयर्स ला के, पाकिस्तान की कप्तानी दो पाकिस्तान के फ्रेंचाइज की कप्तानी दो ऑस्ट्रेलियन कर रहे हैं, और जहां मैक्सवेल हैं, जहां हार्डी हैं और बड़े प्लेयर हैं, तो ये अपना अपना रोल जो है पाकिस्तान की पीएसएल में प्ले कर रहे हैं। और ज्यादातर आपने देखा ऑस्ट्रेलियन है इस दफा, ऑस्ट्रेलियन ने बहुत ज्यादा पीएसएल को, मतलब है कि उनकी एक तो टाइप ऑफ प्ले ऑस्ट्रेलिया का हमें बड़ा पसंद है, सच्ची बात है। उनकी खासकर उनकी जो एबिलिटी है टू हिट पावरफुल शॉट्स, ये और प्रेशर में जैसा वो प्रेशर में खेलते हैं, ये बात भी आपकी बहुत अच्छी है कि ऑस्ट्रेलियन दे आर मेंट टू प्ले दैट सॉर्ट ऑफ गेम। एग्जैक्टली, तो वो क्लास की उन्होंने मतलब कंट्रीब्यूट किया, और फॉरेन प्लेयर्स ने इतना जबरदस्त कंट्रीब्यूट किया और इतने अच्छी क्लास की, मैं कहता हूँ किसी और फ्रेंचाइज में शायद आप नहीं देखेंगे इतना अच्छा रोल जो है फॉरेन प्लेयर्स का जितना पीएसएल। आई एम ग्लैड कि जिस तरह से मोमेंटम नीचे जा रहा था ना, कि क्राउड नहीं है और माहौल नहीं है, कि एंड में आके बेहतरीन क्रेडिट पाकिस्तान को मिलना चाहिए, बिल्कुल क्रेडिट मिलना चाहिए। और मोइशा साहब सर, थैंक यू, आपने इनसाइट दी और आपने इतने मजे से इसका सारा रिकैप किया, और जिस तरह से एरन हार्डी ने परफॉर्म किया है, हमारे भी फिलहाल तो वो फेवरेट ऑलराउंडर हैं, अदरवाइज और डीप डिस्कशन में हमने जाना था, लेकिन टाइम हो जाता है कहते छोटी सी ब्रेक का, इसके बाद होती है मुलाकात, वापस आइएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं जनाब आली। इस वक्त सूरत हाल ये है खित्ते की, अगर हम बात करें मिडल ईस्ट की और जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अमेरिकी सदर ट्रंप की तरफ से इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि आज से आबनाए हुर्मुज़ में जो जहाज़ फंसे हुए हैं उनको निकाला जाएगा, और जो अमेरिकन जहाज़ हैं, अमेरिकन नेवल शिप्स वहाँ पर मौजूद हैं, वो उनको गाइड करेंगे ताकि वहाँ से निकाला जा सके। एक और बयान उनका है जिसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि दुनिया के कुछ ममालिक के जहाज़ वहाँ पर फंसे हुए थे और उन्होंने जहाज़ निकालने के लिए मदद मांगी। अब सवाल ये है कि 60 दिन हो चुके हैं मुकम्मल, 60 दिन से 3 से 4 दिन ऊपर हो चुके हैं, तो क्या ये उसके भेस के अंदर या उसके डिस्गाइज के अंदर अपने नेवल शिप्स को निकालने की बात अपने नेवल शिप्स को निकालने की बात कर रहे हैं या नहीं मंडे से होगा इस चीज का स्टार्ट। और ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के लिए ईरान की तरफ से जो चीज आई है सामने, जो रद्द-ए-अमल और जो बयानात सामने आए हैं, वो दोनों बयानात ये कहते हैं, रद्द-ए-अमल ये दोनों बातें ये कहती हैं कि अमेरिका को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो इस तरह के मामलात के अंदर वन साइडेड डिसीजंस ले। ईरान होल्ड्स द पोजीशन कि कोई भी अगर एक्शन लिया गया, इन शिप्स को निकालने के लिए ऑपरेशन किया गया, ये प्रोजेक्ट किया गया, तो ये इट विल बी टैंटमाउंट टू वॉर। आप तोड़ रहे हैं सीज फायर और हम इसको एक्ट ऑफ वॉर कंसीडर करेंगे। ठीक भी बात है ना, आबनाए हुर्मुज़ हो या फिर पर्शियन गल्फ हो, अमेरिका के वहां पर कोई स्टेक्स मौजूद नहीं है। अब सवाल ये है कि अमेरिका ने अगर ब्लॉकेड वहां पर किया हुआ है और वो कोशिश कर रहा है या फिर अब कह रहा है कि वहां से जहाजों को निकालेगा, तो क्या अमेरिका को बाकी ममालिक की जो गल्फ कंट्रीज है उनकी सपोर्ट हासिल है या नहीं है? सारी सिचुएशन समझने की कोशिश करते हैं। हुमा बकाई साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आप सब जानते हैं कि तारुफ की मोहताज नहीं है, उनकी तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये ट्रंप का स्टेटमेंट कि वहाँ से जहाज़ों को निकालने के लिए जो दीगर ममालिक हैं उन्होंने मदद मांगी है, और फिर ईरान का ये कहना कि भाई आपका यहाँ पर कोई स्टेक ही नहीं है, ना पर्शियन गल्फ में आपका कोई लेना देना, ना आपका आबनाए हुर्मुज़ में लेना देना, आप यहाँ पर आकर ना किस तरह से लोग बाकी ममालिक को हेल्प कर सकते हैं। आपका क्या एनालिसिस है सारी सिचुएशन? देखिए, मेरा ख्याल है कि दोनों अपनी गैलरीज को प्ले कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा सख्त स्टेटमेंट्स प्रेसिडेंट ट्रंप भी देते हैं, ये भी कहते हैं कि जंग ख़त्म हो भी गई है, कांग्रेस से कहते हैं जंग ख़त्म हो गई है, प्रेस से कहते हैं शुरू हो सकती है, ईरान से कहते हैं कोई एडवेंचरिज्म ना करना, और इसी तरह ईरान से भी आपको सख्त स्टेटमेंट्स आते हुए नज़र आते हैं, जो वो अपनी अपनी गैलरी को, अपने अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को की कंजम्पशन के लिए कहते हैं। लेकिन ग्राउंड पे जो चीज़ें हो रही हैं वो से कदर उम्मीद बनती है, इसलिए कि पहला एक 14 पॉइंट्स की रिस्पांस ईरान ने भेजी वाशिंगटन को, जिसमें बहुत सारी बातें थी, जिसमें हुर्मुज़ का खोलना भी था, और जो न्यूक्लियर नोट थी उस पर ईरान ने फ्लेक्सिबिलिटी और एकोमोडेशन दिखाई थी। उस पर इनिशियली तो जाहिर है प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि वो प्रपोजल के साथ खुश नहीं है, लेकिन उन्होंने उस प्रपोजल का जवाब अब ईरान को भेज दिया है। और अभी हमें नहीं पता कि जो उन्होंने ईरान ने जो एकोमोडेशंस की हैं कि कहा था वो हुई हैं या नहीं हुई हैं। बहरहाल एक रिस्पांस पाकिस्तान के थ्रू अब ईरान के पास है अमेरिका का,
तो ये जो बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है ये उससे बहुत ज़्यादा अहम और क्रूशल है उन स्टेटमेंट्स के जो आप ईरान में पासदारान से सुनते हैं या अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी एक ख़ास लॉबी को बात बताते हैं। अहम बात यह है कि जो बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है उसमें जो ये बैक एंड फोर्थ हो रहा है उसमें जो क्रिटिकल इश्यूज हैं, चाहे वो हुर्मुज़ हो, चाहे वो इनरिचमेंट ऑफ न्यूक्लियर यूरेनियम हो, चाहे वो फ्रोजन एसिड्स हों, सैंक्शंस हों, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर हो वेस्ट एशिया का, क्योंकि ईरान ने जो एक समझिए उनको पॉइंट भेजा था वो ये था कि एक नॉन अग्रेशन पैक्ट, यानी ईरान पर आइंदा अग्रेशन नहीं होगा मिडल ईस्ट से। इसी बात की इम्पोर्टेंस को एक और एंगल से भी देखा जा सकता है कि नॉन एग्रेशन को जब वो लोग काउंट करते हैं तो वो लोग काउंट करते हैं कोई भी हार्ड इंटरवेंशन जो है वो नहीं की जाएगी। और अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर से शिप्स रेस्क्यू करने के लिए कहा जा रहा है कि हम ये प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करें। ये जो प्रोजेक्ट फ्रीडम और इस तरह के फैंसी नाम रख लेने और उसके बाद फुल ब्लोन मिलिट्री अटैक्स कर लेने, कहना कुछ दिखाना कुछ और करना कुछ, ईरान कह रहा है कि इस कार्रवाई को हम लोग समझेंगे कि ये एक्ट ऑफ वॉर है। तो नेगोशिएशंस तो बहुत फ्रेल मोड से गुजर रही है ना मैम, इसको अब किस तरह से देखें हम? क्या नेगोशिएशंस फेल होने की तरफ जा रही हैं? मेरा ख्याल है कि 60-40 सिचुएशन है। 40% अभी भी है कि शायद एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए, लेकिन एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट हर एक को नुकसान पहुंचाएगा। जब ईरान ने हुर्मुज़ को ब्लॉक करके दुनिया को इकोनॉमिक पेन दिया तो अमेरिका ने ईरान का ब्लॉकेट करके ईरान को इकोनॉमिक पेन दिया, लेकिन उस इकोनॉमिक पेन के नतीजे में प्राइसेस अमेरिका में भी बढ़ी। अमेरिका में भी इस वक्त जो इकोनॉमी एयरलाइंस चलाने वाली कंपनियां हैं वो कोलैप्स होके बंद हो गई हैं। पेन ऑन द पंप जो है वो रियल है। तो अंग्रेजी में हम एक मिसाल कहते हैं, कट योर नोज टू स्पाइट योर फेस। इतनी कंफर्टेबल पोजीशन में अमेरिका भी नहीं है कि ऑल आउट वॉर पर एक बार दोबारा चला जाए। आपको और मुझे सबको पता है कि अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कह रही हैं जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वॉर है वो शायद ट्रिलियन में रन कर रही है। जो उनके अड्डे थे यूएई में और दीगर जगहों पे जिनको वो इस्तेमाल करते थे ईरान के खिलाफ, वो अड्डे बुरी तरह तकरीबन तहस नहस हुए हैं। ईरान की ये कैपेसिटी कि ईरान तो हिट होगा लेकिन बिफोर गोइंग डाउन वो बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, इस बात को उसने मनवा लिया है। अच्छा, तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज और सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं वो देख रहे हैं अल्टरनेट ट्रेड रूट्स की तरफ। ईरान के अंदर से ऑयल या दूसरी चीज़ों की एक्सपोर्ट जो है वो अब पोटेंशियल डिफरेंट ट्रेड रूट्स खोल रही है। इवन दो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस सेंट्रल एशिया में बहुत सारा पाया जाता है, लेकिन अब क्योंकि बिजनेस एट स्टेक है ग्लोबली, तो स्टेट्स अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने का सोच रहे हैं। हमने ओपेक से जिस तरह से यूएई ने एग्जिट किया, हमें ये चीज़ बड़ा क्लियरली इसमें नजर आई है। क्या अमेरिका की इस पुश की वजह से, इस ब्रवाडो दिखाने की वजह से हमें ग्लोबल बिजनेस डायनामिक्स परमानेंटली चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं? जी एब्सोल्युटली। फॉर एग्जांपल हुर्मुज़ का ऑल्टरनेटिव हर कोई ढूंढ रहा है, वो दोबारा इस सिचुएशन में नहीं जा सकते। लेकिन आप ये भी देखें कि इस वक्त पाकिस्तान एक लैंड रूट से ईरान को सप्लाईज पहुंचा रहा है और प्रेसिडेंट ट्रंप से डायरेक्टली पूछा गया कि क्या आपको इसके बारे में इल्म है? उन्होंने कहा हाँ मुझे इस बारे में इल्म है। इसका मतलब है कि ना तो ईरान की कंप्लीट इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन चाहता है अमेरिका, वो हार्ड पोस्चरिंग कर रहा है और वो पेन ईरान को देकर उसे नेगोशिएटिंग टेबल पे लाना चाह रहा है। ईरान का पेन थ्रेशोल्ड बहुत हाई है, उसका ख्याल ये है कि ये मेरी बका की जंग है और मैं थोड़ा दर्द तकलीफ उठा कर कम से कम वो हासिल कर लूं कि मेरे आइंदा जो आने वाले साल हैं वो सहल हो जाएं। इसमें वो सिक्योरिटी गारंटी मांग रहा है जिसमें इजराइल भी शामिल होगा। अगर ये नॉन अग्रेशन पैक्ट ईरान को मिल जाता है तो फिर प्रॉक्सीज की नीड खत्म हो जाती है, ईरान की इमीडिएट एंजाइटीज खत्म हो जाती हैं। देखिए वो 15 साल के मॉरेटोरियम पर भी तैयार है, वो जीरो एनरिचमेंट की तरफ भी जाने के लिए तैयार है अगर उसे ये सिक्योरिटी अश्योरेंस अमेरिका दे दे। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त बहुत बैक एंड फोर्थ हो रहा है, हार्ड पोस्चरिंग दोनों ने की हुई है।
अमेरिका ने भी हार्ड पावर मेज पे रखी हुई है और ईरान ने भी हार्ड पावर अच्छा, तो डॉक्टर साहिबा इस वक्त जो फिर ट्रंप की पोजीशन है या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पोजीशन है उसको आप कैसे देख रही हैं? क्योंकि 60 डेज से ऊपर हो चुके हैं, हम सब जानते हैं कि 60 डेज के बाद कांग्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और उसके पास ऐसे इख्तियार भी मौजूद हैं कि वो फंडिंग को कट भी कर सकती है वॉर के लिए। आपको लगता है कि टाइमिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अमेरिका भी या ट्रंप भी इस वक्त चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले को जो है ना निपटाया जा सके? जी, आप सही कह रही हैं, टाइमिंग इम्पोर्टेंट है, लेकिन जहां तक ये बात है कि उन्हें कांग्रेस के पास जाना है ना, वो उसको बाईपास करने का तरीका ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को आता है। और उन्होंने इस बात की तरफ इशारा भी किया था अपनी कांग्रेशनल प्रेजेंटेशन में। जो उनके वॉर प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा था व्हाइट हाउस डिसाइड करेगा जंग कब तक चलेगी। तो इसका जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, यानी कि इसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट की वजह से अगर बात खत्म कर लूं, जी प्लीज, एक फैक्टर जो है वो ये कि उनको चाइना भी जाना है। अमेरिकन प्रेसिडेंट को चाइना भी जाना है और उससे पहले भी कयास था जंग खत्म की जाएगी। तो प्रेशर्स दोनों साइड पर है। दोनों के लिए जंग जारी रखना इतना आसान नहीं है, बट उसके साथ साथ इजराइल की तरफ से ये प्रेशर कि जंग दोबारा रिस्टोर हो अपनी जगह मौजूद है। इसके कवी शवाहिद हैं। हालांकि तल अवीव में भी प्रोटेस्ट हो रही है कि ईरान से जंग बंद की जाए। तो मैं आपसे कह रही हूँ कि इसमें इतने सारे स्टेक्स इन्वॉल्व हैं कि कुल्ली तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल है। और इसी लिए अमेरिका एक स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी बरकरार रखता है। ईरान एक स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी बाय डिजाइन बरकरार रखता है। वो ये नहीं कहता कि जंग खत्म हो गई, वो कह रहा है हम जो कुछ करने को तैयार हैं इस पे कि अनकंडीशनल वॉर खत्म हो, तब हम ये सब करेंगे। जंग खत्म होगी तो हुर्मुज़ खुलेगा, जंग खत्म होगी तो न्यूक्लियर के ऊपर लेकिन हम ये सब कर सकते हैं। तो ये वो एक बाय डिजाइन एक एम्बिग्विटी रखते हैं ताकि एक पत्ता उनके हाथ में रहे। और अमेरिका भी बिल्कुल इसी तरह आगे बढ़ रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट में। खतरा ये है कि अगर लिमिटेड वॉर भी हो गई ना, तो फिर उसको एस्केलेशन से रोकना मुश्किल हो जाता है, जिसका आप अभी जिक्र कर रहे थे कि ब्लॉकेड हटाने के लिए या एस्कॉर्टेड शिप्स को वहां से बाहर निकालने की बात हो रही है। ऑल राइट। थैंक यू सो मच डॉक्टर हुमा बकाई हमें ज्वाइन करने के लिए और अपना एनालिसिस हमारे सामने रखने के लिए। एम्बिग्विटी वो कहते हैं बाय डिज़ाइन बरकरार रखी जा रही है ईरान की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी, अपेरेंटली फेस सेविंग के लिए, क्योंकि अमेरिका या ट्रंप जो है ना वो 50 से ज़्यादा मरतबा तो कह चुके हैं कि हम जंग जीत चुके हैं, उसके बावजूद उस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर मौजूद है। पीट हेग्सेथ ने भी पैसे और मांगे और उनको जवाब मिला कि नहीं मिल सकते आपको, जिस पे उन्होंने कहा था कि इट टेक्स मनी टू किल द बैड गाइज। तो इकोनॉमिक प्रेशर दोनों तरफ है, सिर्फ एक तरफ नहीं है। It takes money, it takes money for us also। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जी, stay with us। Alright जी, वेलकम बैक फ्रॉम दैट ब्रेक। और जिस तरह से हम लोग इस वक्त दुनिया के अंदर पहले तो वीकेंड पे बहुत एक्साइटिंग PSL के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा गंभीर मसला, जो टेंशन वाला मसला है, जो प्रॉब्लम है, वो ये है कि बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें सिचुएशन ये है कि फ़िज़ाई सफ़र हम सब जानते हैं कि एक वक्त ऐसा था कि इंसान जो है वो पैदल सफ़र करता था, फिर गाड़ी आई और इंजन ने जो है चीज़ों को बेहतर कर दिया। और अब सिचुएशन ये है कि फ़िज़ाई सफ़र अवेलेबल है, लेकिन फ़िज़ाई सफ़र अवेलेबल होने की वजह से हुआ ये है कि कीमतें एक तरफ हुई बहुत ज़्यादा और अब अचानक से कमी करने के बावजूद इसके अंदर इजाफा नहीं देखा जा रहा है जी। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि क्योंकि 15 से 20 हज़ार रुपये नीचे भी लेके आए हैं कीमतों को, फिर भी हमारे पास जो टिकट्स की सेल्स हैं या जिस तरह से लोग एयर ट्रैवल किया करते थे, वो एयर ट्रैवल दोबारा से उस तरह से दोबारा ऊपर नहीं उठ रहा। अब इसके अंदर मुल्की और गैर मुल्की दोनों परवाज़ें शामिल हैं कि जिनके ऊपर इफेक्ट हुआ है। इस वक्त जिस वक्त हम ये न्यूज़ दे रहे हैं आपको, इस्लामाबाद के अंदर बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त बारिश, जिस तरह से मैं कोट करता हूँ हर दफ़ा, वो हो रही है। एक बार और आप सुन सकते हैं इनको स्टूडियो। अच्छा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की अगर बात की जाए जो हमारे पास यहाँ पे हैं, तो वो 3 हैं, एक इस्लामाबाद में, एक लाहौर में और एक हमारे पास कराची में। तीनों के ऊपर ये परवाज़ें हैं जिनके ऊपर हमारे पास फ़्लाइट लेने वालों को प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ रहे हैं हाई प्राइसेस की वजह से, प्लस पीपल आर नॉट ट्रैवलिंग ऑल दैट मच। कम है, लोग बहुत ज़्यादा कम है। अच्छा, मुसाफिर जो हैं उनको लाने के लिए प्राइसेस कम भी की गई हैं, बट दैट हैड नो इफेक्ट। अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो बहुत सारी एयरलाइंस ऐसी हैं जो कि जिन्होंने अपने ऑपरेशंस बहुत हद तक कम भी किए हैं इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। अब मेरा सवाल ये है, और इसको पढ़ते ही सबसे पहले मेरे जहन में आया, क्या बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं हमारे अंदर इस इन्फ्लेशन की वजह से, या फिर इसकी कोई और रीज़न है? ये सब समझने की, जानने की कोशिश करते हैं। ताहिर इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे कुछ स्टैट्स भी समझेंगे और ये समझेंगे कि क्या वाकई में हमारे
रवैयों के अंदर तब्दीली आ रही है इस इन्फ्लेशन की वजह से। ताहिर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ज़रा सिचुएशन जो है एविएशन इंडस्ट्री की पाकिस्तान के अंदर आज के दिन के लिहाज से वो क्या है, मैं चाहूँगी वो हमारे सामने रखिए आप। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो एविएशन इंडस्ट्री है वो इस वक्त काफ़ी वॉलेटिलिटी से गुजर रही है, यानी उसके अंदर काफ़ी आन की कैफियत कह सकते हैं, क्योंकि हमारी एविएशन का 65-70% जो इन्हिसार था वो गल्फ़ के ममालिक के ऊपर था, जिनमें से सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात ख़ास तौर पे बड़ी डेस्टिनेशंस हैं जहां पाकिस्तान की तमाम एयरलाइंस जो हैं वो फ्लाई करती हैं। यानी पाकिस्तान की जो चारों एयरलाइंस हैं उनकी जो अक्सरियती बैनुल-अक़वामी परवाज़ें हैं वो गल्फ़ के ममालिक के लिए हैं। तो जहाँ पे परवाज़ें मुमकिन नहीं हो रही और उस हिसाब से मुमकिन नहीं हो रही, लोग आ जा नहीं रहे, तो वो बहुत हद तक मुतासर हैं। PIA वाहिद एयरलाइन है जो गल्फ़ के अलावा दूसरे मुल्कों में जाती है और वहाँ पे भी 2-3 डेस्टिनेशंस हैं, उसके अलावा उनकी कोई बहुत ज़्यादा परवाज़ें नहीं हैं। तो पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए तो बहुत बुरा वक्त चल रहा है, क्योंकि उनके लिए एक तो डिमांड में कमी है, दूसरे नंबर पे जहाँ वो जाती थी वहाँ पर जो दस्तयाबी तो है वो ताहिर साहब, ये जो कमी की गई है उसके बावजूद लोग क्या चूज़ नहीं कर रहे हैं, या फिर जो लेजर ट्रैवल होता था पहले उसके अंदर कमी बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है और सिर्फ लोग अपनी नेसेसिटी के लिए इस्तेमाल करें? क्या ये ट्रेंड इस वक्त चल रहा है? देखिए, दुनिया इस वक्त एक अजीबोगरीब एक पागलपन के अंदर इन्वॉल्व है। यानी कि आपके एक तरफ ट्रंप साहब हैं जिनका कुछ समझ नहीं आती कि वो क्या करना चाहते हैं, वो जंग बंद करना चाहते हैं या जंग चलाना चाहते हैं। इजराइल की समझ नहीं आती कि वो क्या चाह रहा है, यानी इजराइल की तो समझ आती है, वो चाहता है कि वो बड़ी जंग हो। सो लोग ट्रैवल इसलिए नहीं कर रहे कि अगर मिसाल के तौर पर एक शख्स छुट्टियाँ गुजारने पाकिस्तान जाता है, उसको ये नहीं पता कि वो वापस काम पे कब पहुंचेगा, अगर जंग लगी तो क्या वो फंस ना जाए वहाँ पे। अब यूरोप के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो मार्च, अप्रैल और मई के महीने में छुट्टियां गुजारने पाकिस्तान जाते हैं। बच्चों की छुट्टियां होती हैं 2-3 हफ्ते की, लेकिन वो नहीं जा सके। बहुत सारे लोगों ने अपने ट्रैवल प्लान्स मनसूख किए हैं, मुलतवी किए हैं, क्योंकि उनको ये यानी कि शक है कि अगर वो पाकिस्तान गए तो वापसी की परवाज़ ताहिर इमरान साहब, मुझे जो प्रॉब्लम एक नज़र आ रही है वो बिजनेस एस्पेक्ट में नज़र आ रही है। अगर फ़्लाइट ऑपरेशंस इसी तरह से इम्पैक्टेड रहे लोगों की चॉइस की वजह से और हाई फ्यूल की वजह से, तो हमारा ये एविएशन सेक्टर कितना इम्पैक्ट होगा अगर हम बिज़नेस के बारे में बात करें तो? देखिए, एविएशन सेक्टर के लॉसेस तो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, यानी कि इस वक्त तकरीबन $200 बिलियन की बात की जा रही है। लुफ्थांसा ने 20,000 फ़्लाइट्स कैंसिल की हैं, KLM एयर फ्रांस ग्रुप ने हज़ारों फ़्लाइट्स कैंसिल की हैं, गल्फ़ की बड़ी एयरलाइंस ने हज़ारों फ़्लाइट्स कैंसिल की हैं जो कि वो शेड्यूल्ड थी। टर्किश एयरलाइन ने कल अनाउंस किया है कि वो बहुत सारी फ़्लाइट्स कैंसिल कर रहा है, ऑपरेट नहीं कर रहा है। इंडियन एयरलाइंस ने बेल आउट मांगा है अपनी गवर्नमेंट के साथ और उन्होंने कहा कि इस सिचुएशन में उनके ऑपरेशंस ठप हो सकते हैं, यानी इंडिया की तीनों बड़ी एयरलाइंस ने हुकूमत से कहा है। सो हम बहुत मेजर लॉसेस की बात कर रहे हैं। अमेरिका में स्पिरिट एयरलाइन बैंकरप्ट हो गई है। सो मजीद आने वाले दिनों में बैंकरप्सीज होंगी और ये जो फिगर है ये मजीद हाई जाएगा, क्योंकि इस कॉस्ट के साथ, यानी तेल की इस कीमत के साथ और इस अनसर्टेनिटी के साथ फ्लाई करना एयरलाइंस का मुमकिन नहीं होगा, उनका ऑपरेशनल रहना मुमकिन नहीं होगा और मजीद बैंकरप्सीज होंगी। तो अभी अगर हम अभी की बात करें, जब से 28 फरवरी से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है और आज हम मई के अंदर खड़े हैं, 4 मई हो गया है, तकरीबन 64 से 65 दिन हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर एविएशन इंडस्ट्री में कितना नुकसान हो चुका है? पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री का अगर सिर्फ हम एयरलाइंस की बात करें, क्योंकि सिविल एविएशन को तो बहुत फ़ायदा हुआ है इसका, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर से ओवर फ्लाइट्स बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन पाकिस्तानी एयरलाइंस के लॉसेस अंदाजन जो हैं वो $5 बिलियन के करीब ओवरऑल है। यानी इसमें मैं सिर्फ रेवेन्यू जो कंसिडर नहीं कर रहा, बल्कि इसमें जो अपॉर्चुनिटी लॉसेस हैं, जो रेपुटेशनल लॉसेस हैं, दूसरे लॉसेस हैं, तो वो तकरीबन इन यानी कि 2 महीने 2.5 महीने के अंदर उसका एस्टिमेट जो है वो $5 बिलियन के करीब है। क्योंकि देखें, एयरलाइंस ने बहुत लॉन्ग टर्म की प्लानिंग की होती है, जब वो मटेरियलाइज नहीं होती तो उसके इफेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर। यानी उसने जहाज़ किराए पे लिया हुआ है, उस जहाज़ की कॉस्ट उसने देनी ही देनी है। सो वो जो कॉस्ट है वो आएंगी। सो आई थिंक कि उसकी वजह से सिर्फ इस सारी सिचुएशन में PIA और जो फ्लाई जना है यानी एयर अरेबिया, उसकी सिचुएशन बेहतर है क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा है। PIA के पास रिसेंटली जो इन्वेस्टमेंट आई है, बाकी के लिए बहुत मुश्किल होगा। अगर हम बात करते चलें उन कंपनीज़ की कि जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड होंगी, तो क्या हमें हमारी मार्केट में से कंपनीज़ एग्जिट होती हुई नज़र आ रही हैं नियर फ्यूचर में?
देखिए, हमारी मार्केट में से सीरीन एयर तो एग्जिट हो चुकी हुई है और उसके काफ़ी बुरे हालात थे और वो ख़त्म हो गई है। दूसरे नंबर पे एयर सियाल के पास फाइनेंशियल फ्लूइडिटी नहीं इतनी ज़्यादा, उनके लिए चैलेंजेस हैं और वो इसे फेस करेंगे। ए ब्लू के लिए भी काफ़ी मुश्किलात हैं। ए ब्लू पहले ही बहुत टाइटली रन ऑर्गेनाइजेशन थी, सो वो सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन उनको बहुत हद तक कैपेसिटी रिड्यूस करनी पड़ेगी। पाकिस्तानी मार्केट्स में से फिलहाल मजीद किसी एयरलाइन के एग्जिट की मैं एक्सपेक्टेशन फौरी तौर पे नहीं कर रहा, लेकिन साल 2 के बाद क्या होता है आई डोंट नो। लेकिन फिलहाल पाकिस्तानी एयरलाइंस बनिस्बतन बाकी की निस्बत जो है वो स्टेबल यानी खुदा न खास्ता कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं बन सकती जैसे इंडिया के अंदर आपने बताया कि वहाँ पर बेल आउट मांगा है उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से अपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए। फिलहाल पाकिस्तान एयरलाइंस की अगर बात करें उनकी नहीं जी नहीं यहाँ पे नहीं है। एयर ब्लू के जो एयर ब्लू का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बहुत स्टेबल है। एयर सियाल के पास एक वाइडर फाइनेंशियल जो नेटवर्क है, यानी 100 के करीब इन्वेस्टर उनके हैं। इसी तरह जो फ्लाई जना है उसका बहुत बड़ा इन्वेस्टर अरेबिया है और उनका इंटरेस्ट है कि वो इसको कंटिन्यू रखें। तो तीनों के पास है। PIE ऑफ कोर्स हुकूमत से पैसे मांगेगी, हुकूमत से बेल आउट किसी सूरत में मांगेगी। पिछले दिनों हुकूमत ने उनकी पेंशन और उसके पैसे दिए हैं उनको। इंडिया का मसला ये है कि वो क्या कहते हैं, आसमान से गिरा खजूर में अटका। पहले उन्होंने इंडिया पाकिस्तान की जंग की वजह से एयर स्पेस बंद हुई, अब गल्फ की एयर स्पेस बंद हो गई है। तो अब उनकी जो मसलन इसराइल की तल अवीव की फ्लाइट्स हैं या जो अफ्रीका की फ्लाइट्स हैं या सऊदी अरब की फ्लाइट्स हैं, वो इतनी लंबी और इतनी महंगी हो गई हैं और यूरोप की फ्लाइट्स इतनी महंगी हो गई हैं कि उनको लग पता गया है। और मैं समझता हूँ कि सिचुएशन में सबसे बड़ा स्टेप इंडिया के लिए होगा वो तरले मेहनत करके पाकिस्तान की ओवरफ्लाइट फ्लाइट्स खोले। वेल मुश्किल वक्त लग रहा है इंडिया के ऊपर, इंडियन एयरलाइंस के ऊपर, लेकिन मुश्किल वक्त जो है ना, वो कहते हैं ना कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। ये खुदा न खासा ज़्यादा देर चली सिचुएशन तो पाकिस्तान के ऊपर भी बुरा वक्त आ सकता है। थैंक यू सो मच ताहिर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए और अपना एनालिसिस और सिचुएशन हमारे सामने रखने के लिए। पूरी सिचुएशन में हमने कोशिश की कि बारिश की आवाज़ जो है ना वो आप तक ना पहुँच सके, लेकिन ये बारिश इतनी तेज़ हो रही है इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर और मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर के लग ऐसा रहा है कि बारिश ने भी अपनी एंट्री कर दी है। बारिश ने अपनी एंट्री कर दी है। जो अच्छी बात थी वो इस सीजन से पहले की थी कि जब नाले वगैरह साफ कर लिए गए थे, खुसूसी तौर पे नाला ले। इसी के साथ बढ़ते हैं एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ, दूसरी तरफ मुलाकात होती है, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक व्यूअर्स। जिस तरह से आपको अभी बताने से ब्रेक पे जाने से पहले बता रहे थे कि इस्लामाबाद के अंदर बारिश चल रही है और बहुत तेज़ चल रही है। आई होप ऑल ऑफ यू ऑल आर हैविंग अ गुड टाइम एंड इट्स अ गुड टाइम टू टॉक अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, एंड दैट इज़ कि हमारे बेटे और बेटियों का जो मेंटल हेल्थ का कंडीशन होता है भारी भरकम डिग्रीज करते हुए, और वो डिग्रीज़ इस तरह की होती हैं कि क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर और सिलेबस का प्रेशर और फिर एक अदद सीट पे पहुंचने का प्रेशर होता है, तो सुसाइड्स के केसेस हमारे सामने आ जाते हैं, जो कि हमें मेडिकल कॉलेजेस के अंदर नज़र आए पिछले महीनों में। अब पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने एक अदद इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है, और वो इंपॉर्टेंट स्टेप जो लिया है वो ये लिया है कि हमारे बच्चों की जो मेंटल हेल्थ की कंडीशन है उसको बड़े गौर से देखा जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट्स बैठेंगे, बोर्ड्स बनाए जाएंगे और बच्चों की मेंटल हेल्थ की इवैल्यूएशन भी की जाएगी। ये सिस्टम फौरी तौर पर नाफिज किया जाएगा और ये पॉलिसी बहुत अच्छी है। आई थिंक हमारी बेटियों के लिए, हमारे बेटों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी बच्चियों के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यंगेस्ट कॉफन्स आर द हेवीएस्ट टू कैरी। अल्लाह पाक ये गम किसी को ना दे। बिल्कुल ऐसा ही है। अब इस सारी सिचुएशन के ऊपर ये फैसला क्यों लिया गया है, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या है, क्या प्रेशर की वजह से लिया गया है या फिर वाकई में इस सिलसिले में कुछ किया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर रिजवान ताज साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं PMDC के। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं इस बारे में। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच हमें वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम भी। ये जो फैसला किया गया है इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, क्यों फैसला किया गया? ये कुछ केसेस सामने आने के बाद, कुछ जाने के बाद ये फैसला किया गया? जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों अखबारात में बहुत सारे ऐसे वाक़यात आए जहाँ पे मेडिकल के तलबात ने ख़ुदकुशी की, और हमने इस बात को नोटिस लिया और बहुत सीरियस नोटिस लिया, और तलबा की सेहत, ख़ुसूसी तौर पर ज़हनी सेहत हमारे लिए एक बहुत अहम मौजू है, जिस पर हम चाहते हैं कि हर तरह से इसके बारे में आगाही करें और इदारों की मदद करें कि वो इससे कैसे निपट सकते हैं। बात यह है कि तलबा जिस एज में मेडिकल कॉलेज में जाते हैं
तो वो उनके लिए एक बड़ा सेंसिटिव हसास वक्त होता है। उनको एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम होता है, वो उस नए माहौल में एडजस्ट होते हैं जहाँ पे पढ़ाई भी मुश्किल होती है और भी उनके मसाइल होते हैं। घर से कुछ स्टूडेंट्स घर से दूर होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स बहुत हसास तबीयत के होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को माशी मसाइल होते हैं। तो ये सब चंद वजूहात हैं जिनकी वजह से उनके जहन पर दबाव ये भी बताते चलें कि किस तरह से हम लोगों ने प्रोसेस स्ट्रीमलाइन किया है। ये जो स्क्रीनिंग का प्रोसेस है, इसको हम किस तरह से अमल दरामद इसकी किस तरह से करेंगे हम लोग? जहनी बीमारियों की स्क्रीनिंग जो है, यानी ये देखना कि अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास में तो उसमें से कौन सा बच्चा जो है वो यानी बीमारी का शिकार हो सकता है या हो गया है, तो उसके लिए स्क्रीनिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं स्क्रीन करने के लिए, और वो सारे आपको आसानी से मिल जाते हैं। हमने बहुत सारे नाम हैं और ये सब वो चीज़ें हैं जो कामयाबी से स्क्रीन कर लेती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम रिकमेंड करते हैं कि जब स्टूडेंट कॉलेज में भर्ती हो उस वक्त उसकी स्क्रीनिंग की जाए, और हर साल एक दफ़ा ज़रूर उसकी स्क्रीनिंग की जाए, वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि वो अगर किसी भी वक्त कोई ऐसे उस स्क्रीन में से कुछ ऐसे सवालात आते हैं जिसका जवाब वो देता है, जिससे पता चलता है कि उसको मदद की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे पहले जो आपने बात की ना कि कुछ बच्चे जिस वक्त मेडिकल कॉलेजेस या डेंटल कॉलेजेस में आते हैं तो उनकी एज ऐसी होती है, कुछ घरों से दूर होते हैं, फाइनेंशियल प्रेशर्स होते हैं। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि कोई स्टूडेंट जो है ना मेडिकल या डेंटल कॉलेज के अंदर आ रहा है, इससे पहले भी आते रहे हैं, लेकिन सुसाइड के केसेस सामने आना ये बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़कर जाता है पीएमडीसी की पॉलिसी के ऊपर। खैर, अब क्योंकि फैसला कर ही लिया गया तो ये बताइएगा कि क्या कोई नए डिपार्टमेंट्स इस सिलसिले में कायम किए जाएंगे या फिर ऑलरेडी जो एक शोबा नफ्सियात है या साइकेट्रिक का शोबा है उसी को इस्तेमाल किया जाएगा इन स्क्रीनिंग्स के लिए? जब कोई ख़ुदकुशी की तरफ जाता है तो वो उसकी आखिरी स्टेज होती है बीमारी की। बीमारी जो है वो कुछ महीने पहले शुरू हो चुकी होती है और वो 3, 4, 5, 6 महीने पहले से डिस्टर्ब होता है, और ये ख़ुदकुशी की सोच आना या ख़ुदकुशी की तरफ रुझान होना वो उसकी आखिरी स्टेज होती है। बाकी जो कॉलेजेस हैं उन सब में डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं और पहले से मौजूद हैं, और इसमें ये एक आपके लिए बहुत बड़ी सहूलत है कि आपके करीब ही आपके अपने इदारे में मदद मौजूद है। अगर पता चल जाए कि स्क्रीनिंग में आ जाए कि ठीक है सुसाइडल टेंडेंसीज आ रही हैं, आइडिएशन आ रही है, तो उसके बाद रद्द-ए-अमल क्या होगा पता लगने के बाद कि ये इस ट्रैक पे बच्चा चल पड़ा? अगर ख़ुदकुशी की सोच या ख़ुदकुशी का रुझान आए तो इसको हम एक सीरियस एमरजेंसी समझते हैं, और हमारा मशवरा ये होता है कि फ़ौरन उसका डिटेल्ड इंटरव्यू लिया जाए, बाय साइकियाट्रिस्ट उसका डिटेल इंटरव्यू ले और उसका ट्रीटमेंट प्लान बनाए, और अगर वो समझे कि वो हिफाजत से नहीं है, जो भी टीचर हो या तालिब इल्म हो, तो उसको दाखिल किया जाता है, और 1-2 हफ्ते के इलाज से वो काफ़ी बेहतर हो जाता है। तो इसमें उनकी फैमिली, बच्चों की फैमिली को भी इन्वॉल्व करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक सीरियस बात होती है। यहाँ पे बच्चों की फैमिली के साथ होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये भी बताइएगा डॉक्टर रिजवान, क्या पीएमडीसी जो डॉक्टर्स मौजूद हैं मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के अंदर, उनकी भी तरबियत करवाएगा इस नए एक इशू से निकलने के लिए? वहाँ पे टीचिंग डिपार्टमेंट्स हैं, यानी ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे ज़हनी अमराज की तालीम भी दी जाती है और सिखाया भी जाता है स्टूडेंट्स को, तो वो उनमें ये कैपेसिटी या ताकत मौजूद है कि वो ख़ुद स्क्रीनिंग वगैरह कर सकें और ख़ुद इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकें। उनको कोई ख़ास ट्रेनिंग की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है, और जहाँ पे किसी ने हमें लिखा कि हम उनको मदद की ज़रूरत है तो हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, हम ज़रूर उनके लिए हेल्प प्रोवाइड करेंगे और उनकी मदद करेंगे। तलबा को खुलकर मदद लेने में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं वो किस स्टेप पे हमें नज़र आती हैं कि आ रही हैं, और ये मदद तक पहुंचने में उनके लिए क्या चीज़ें हैं कि जो इम्पोर्टेंट हैं देखना, जानना कि हमें मदद की ज़रूरत है या हमें इस मदद की तरफ जाना चाहिए? मरीज़ शदीद दबाव में आता है तो उसको ये सोच नहीं आती कि मैं मदद हासिल करूँ,
चाहे वो बीमारी की वजह से हो, चाहे वो स्टिग्मा यानी ऐसी सोच रखे कि लोग मुझे क्या कहेंगे, मुझे समझेंगे कि मैं पागल हो रहा हूँ या जो भी है। लेकिन ये चीज़ें जब आप किसी की जान बचाना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें बेमानी हो जाती हैं। और ये वैसा मैंने पहले भी कहा कि ये बीमारियां उसी तरह हैं जिस तरह और मेडिकल की बीमारियां होती हैं, तो इलाज भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। तो ये समझना कि कोई आपको ये समझेगा कि आप बीमार हैं या आपको कोई सीरियस मेंटल प्रॉब्लम है, उसकी कोई अहमियत नहीं है उसके इलाज के निस्बत। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है डॉक्टर साहब कि अगर कोई स्टूडेंट या कोई भी अगर फैकल्टी मेंबर आता है अपना चेकअप करवाने के लिए या फिर बात करने के लिए या स्क्रीनिंग के लिए, तो डाटा भी इकट्ठा होगा। उस डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जाएगा? इस सिलसिले में कोई गाइडलाइंस PMDC की तरफ से? ये एथिक्स का सवाल है, एथिकल प्रैक्टिस का। और सिर्फ जहनी बीमारी नहीं, कोई भी बीमारी हो, ये मौलिज की जिम्मेदारी है कि उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखे और उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखें। अनलेस कि आपको मरीज़ इजाज़त दे या ना दे, आप किसी से उसका ज़िक्र नहीं कर सकते सिवाय उनके जो मौलिजीन हैं या उनके जो घर वाले हैं या उनके जो ट्रीटमेंट में हिस्सा ले रहे हैं। तो उनके अलावा प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए और मरीज़ को किसी भी स्टेज पर शर्मिंदगी का एहसास नहीं होना चाहिए। आखिर में एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि आयशा, हमारे पास जो रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंजेस आते हैं इस तरह के स्टेप्स के बाद, तो डॉक्टर साहब ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इसके अंदर PMDC फिर मेंटल हेल्थ को लेके और इन चीज़ों को लेके आगे कोई डेवलपमेंट कर रहा है? बिल्कुल, ये कदम तो हमने उठाया अभी और हम इस पे मॉनिटरिंग करेंगे। हम जब कॉलेजेस का विज़िट करेंगे तो वहाँ देखेंगे कि वो डिपार्टमेंट्स कैसे काम कर रहे हैं, क्या वो हमारी हिदायत को जो हमने दी हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, और क्या हम एक रुझान देख रहे हैं जिसमें तलबा जो हैं, मैं नहीं समझता कि सिर्फ मेडिकल के तलबा का ज़िक्र यहाँ पे होना चाहिए, तमाम तलबा का ज़िक्र होना चाहिए जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ इदारों में, तो वहाँ पे मदद फराहम की जा रही है और हम देख रहे हैं कि रेट्स जो हैं सुसाइड के वो ख़त्म हो रहे हैं। ऑल राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर रिजवान हमें ज्वाइन करने के लिए एंड ऑल द बेस्ट। आई होप ये जो अब स्टेप्स लिए जा रहे हैं, पॉलिसी तब्दील की जा रही है, जो स्क्रीनिंग की जाएगी उससे कोई ना कोई फ़ायदा हो ताकि और किसी की जान ना जाए, और अगर थोड़ी प्रोएक्टिव अप्रोच अपना ली जाती तो शायद जानें बच सकती थी। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे। स्टे विद अस। This segment is brought to you by Chughtai Lab. Let's talk about your health, our health. कमज़ोरी, थकन, चक्कर आना, सांस का फूल जाना, नॉर्मली हम समझते हैं कि ये थोड़ी देर के लिए आई हैं और हमें कोई मसला नहीं होगा और ये अलामात नॉर्मली होती हैं। लेकिन अगर बैठकर सोचा जाए या फिर अगर डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए तो डॉक्टर इसके बारे में हमें मुख्तलिफ चीज़ें बता सकते हैं और वो ये भी बता सकते हैं कि एक्चुअल में ये एक बहुत सीरियस इशू है और ये पॉसिबल है कि ये एनीमिया भी हो सकता है, खून की कमी हो सकती है और इसकी निशानदही जो है ना उसके लिए भी बड़े मुख्तलिफ तरीके आगे जनाब। अच्छा, एनीमिया बजाते खुद जो है वो कोई बीमारी इटसेल्फ नहीं है, लेकिन बहुत सारी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस का नतीजा है कि ये प्रॉब्लम आप फेस करते हैं। हो सकता है विटामिन B12 की कमी हो सकता है आपके अंदर आयरन की कमी हो, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे अगर इस तरह की हैबिट्स रही हैं या कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं आपके, तो डेफिशिएंसीज कैन लुक लाइक व्हाट दे आर। थैलेसीमिया ट्रेट हो बिल्कुल, सकता है, और उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी तशखीस ठीक से होनी चाहिए और तशखीस ठीक करवाने के लिए आपको पता है कि हम आपको कहाँ लेकर जाते हैं, आप लेकर जाते हैं आपको चुगताई लैब। अब इसका इलाज क्या हो सकता है, खून की कमी की रीजंस क्या हो सकती हैं और क्या वाकई में आपको थकन, हर वक्त एग्जॉस्टेड फील होना, इसकी रीज़न क्या एनीमिया ही हो सकता है या फिर बाकी चीज़ें भी हो सकती हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चुगताई लैब की हेड ऑफ रिसर्च हैं एंड कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर हिजाब बतूल साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। उनकी तरफ चलते हैं और इनसे इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच डॉक्टर हिजाब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहुत ही बुनियादी वो यही है कि आयरन डेफिशिएंसी यानी कि एनीमिया, थैलेसीमिया ट्रेट या विटामिन B12, इनमें से आपको कौन सा प्रॉब्लम है, इसको डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं हम?
अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल एंड आयशा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। हम लोगों को जब भी पेशेंट्स आते हैं वो जो सिम्टम्स अभी आप लोगों ने बताए हैं उनसे आते हैं कि जी सांस चढ़ रहा है और खून की कमी के जो सिम्टम्स हैं वो सामने आते हैं, चक्कर आ रहा है, स्किन में एक जर्दी नुमाया हो रही है। तो उसमें डिफरेंट कॉजेज़ हैं। इसमें आयरन डेफिशिएंसी भी आ सकती है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी भी है और थैलेसीमिया ट्रेट भी है। जो अक्सर हम लोग देखते हैं कि अगर पेशेंट्स को सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो ये कहते हैं कि जी हमने आयरन के सप्लीमेंट शुरू कर दिए हैं, बगैर देखे बगैर जाने के आपको जो अनीमिया है उसकी कॉज क्या क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को तशखीस की तरफ जाना चाहिए, प्रॉपर डायग्नोसिस की तरफ, कि कौन सी कॉज का कौन सा प्रॉपर टेस्ट है। ऑलराइट, तो अगर हम लोग कॉजेज और टेस्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ये 3-4 तो हम लोगों ने मोटे मोटे नाम बताए जो लोगों को पता हैं, और ये ऑब्वियस नेम्स एंड दीज टेस्ट्स। हाउ कैन अ पर्सन गेट इनटू द डेप्थ ऑफ इट, कि कौन से ऐसे साइंस हैं कि जो हमें सिम्टम्स हैं जो हमें इग्नोर नहीं करने चाहिए एक रेगुलर इंसान को, और कौन से ऐसे टेस्ट्स हैं कि जो हम लोग करवाएं कि ताकि पता लग सके कि ये क्यों हो रहा है जो भी हो रहा है। अच्छा, सबसे पहले अगर एक पेशेंट आ रहा है, उसको चक्कर आ रहे हैं, उसको सिम्टम्स जाहिर हो रहे हैं कि मुझे कमज़ोरी हो रही है, और वो डॉक्टर के पास गया, उसने कहा एक कंप्लीट ब्लड काउंट का टेस्ट करा लें जिसको CBC का टेस्ट है। तो अब उस पर सबसे पहले डिफाइन करना है कि एनीमिया है या नहीं है, खून की कमी है या नहीं है। एनीमिया होता है हीमोग्लोबिन की कमी, ठीक है। अब मर्दों में 13 ग्राम पर डेसीलीटर, 13 का आप नंबर याद रखें, 13 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो तो हम एनीमिया डिफाइन करते हैं। नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स में 12 ग्राम पर डेसीलीटर, प्रेग्नेंट फीमेल्स और बच्चों में 11 ग्राम पर डेसीलीटर से कम अगर है तो हम एनीमिया डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, पता चल गया जी एनीमिया है, खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है। कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? अब कॉजेज़ जानने के लिए मैं आपको बहुत ही आसान अल्फाज में बताऊंगी कि लैब में हमारे पास हम माइक्रोस्कोप में सेल्स की शक्ल देखते हैं कि सेल्स की शक्ल क्या हो रही है, क्या उसमें आयरन की कमी के असरात सामने आ रहे हैं या विटामिन B12 की कमी जाहिर हो रही है। क्योंकि हमें अगर कंप्लीट ब्लड काउंट की अगर हम रिपोर्ट देखें तो उसमें हमें वाज़ेह नहीं होगा कि वजह क्या है, सिर्फ आपको पता चल जाएगा कि खून की कमी है। अब लैब में चुगताई लैब में हम लोग क्या करते हैं कि स्लाइड बनाते हैं पेशेंट की, जो वो ब्लड सेल्स जो हैं वो सामने आते हैं, उसकी खास शेप होती है, शक्ल होती है, पता चल जाता है अच्छा ये आयरन डेफिशिएंसी की तरफ जा रहा है या विटामिन B12 डेफिशिएंसी की तरफ जा रहा है या खुदा न खास्ता थैलेसीमिया ट्रेट है या हेमोलिसिस हो रहा है, खून के सेल्स टूट रहे हैं, उसकी वजह से एनीमिया हो रहा है। तो डिफरेंट कॉजेज हैं। अब अच्छा ठीक है, डॉक्टर को स्लाइड में देख के पता चल गया कि ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, लेकिन आम लोगों को इस चीज़ का नहीं पता। अगर आपको ये लग रहा है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए जो टेस्ट हैं वो है आयरन, TIBC। आयरन और TIBC से बेहतर है फेरेटिन। फेरेटिन बेसिकली आयरन के स्टोर्स को डिपेक्ट करता है कि आपकी बॉडी में आयरन के स्टोर्स कितने हैं। आयरन एक मज़े की बात है कि जो कि आम लोगों को नहीं पता, आयरन का सुबह और शाम का लेवल फ़र्क होता है। इसलिए अक्सर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं जी आयरन मैंने जी इस टाइम पे कराया था वो ठीक था, अगले दिन कराया तो ठीक नहीं है। इसका एक ये टिप है कि आपने आयरन और TIBC ठीक है कराएं, लेकिन फेरेटिन जो है ना, बड़ा एक जो आयरन स्टोर्स हैं बॉडी के, वो बताते हैं कि आपको आयरन डेफिशिएंसी है या नहीं है। ऐसे आप काउंटर से लेके तो आयरन सप्लीमेंट्स खाने की ज़रूरत नहीं है। फिर विटामिन B12 डेफिशिएंसी, विटामिन B12 आयरन डेफिशिएंसी में खून के जो खुली है उनका साइज छोटा हो जाता है, हाइपोक्रोमिक जो मुझे समझ आ रही है B12 आपकी बातों से जो बात समझ आ रही है कि जो तीनों चीज़ें हैं, अनीमिया जिसके अंदर थैलेसीमिया ट्रेट भी है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी है, इनके सिम्टम्स ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, लेकिन जब आप इनके थोड़ी डेप्थ में जाते हैं और टेस्ट करवाते हैं, तशखीस करवाते हैं, तो इसकी रीजंस डिफरेंट निकलती हैं। ये बताइएगा कि एनीमिया होने की रीजंस क्या हैं, क्या हो सकती हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो एनेमिक हो जाती है? आप देखते हैं कि एनीमिया अक्सर ख़ास तौर पे हमारे जो प्रेवलेंस है वो ख़वातीन और बच्चों में ज़्यादा है। वो है खुराक में आयरन की कमी है, और ऐसे हम लोग खाना, हमारा जो खुराक है उसमें जो न्यूट्रिशियस चीज़ें हैं, न्यूट्रिशन वाली चीज़ें हैं, उनकी कमी है। गोश्त कम इस्तेमाल करते हैं, अंडे कम इस्तेमाल करते हैं, हरी सब्जियाँ, और जो ख़वातीन और बच्चों में ये इसलिए कम है क्योंकि वो उनकी न्यूट्रिशन थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ होती है मर्दों के मुकाबले में। तो एक तो जो आयरन जो मैं डॉक्टर इजाब यहाँ पर आपको रोकूंगी क्योंकि 2 से 3 दिन पहले हमने एक सेगमेंट किया, उसके अंदर हमें एक डॉक्टर साहिबा थी, उन्होंने ये बताया कि भाई बीफ जो है ना वो इंटरनेशनली ये स्टैंडर्ड है कि आपको महीने में 1 मरतबा खाना चाहिए। तो एक तरफ हमें प्रोटीन के बारे में ये कहा जा रहा है कि आपको कम खाना चाहिए, दूसरी तरफ अगर हम आपकी बात सुने, आप कहते हैं कि जो लोग अंडे या प्रोटीन या बीफ वगैरह कम खाते हैं उनके अंदर कमी हो जाती है आयरन की। तो करना क्या चाहिए? जो देखने वाले हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, या मैं अपने लिए भी पूछ रही हूँ, हमें क्या करना चाहिए? क्या मुनासिब मिकदार है एक मीट के लेने की? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन।
जी, इसमें हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं कि आपने अगर प्रोटीन के पीछे पड़े, प्रोटीन ही नहीं खाते जाना। अगर आपने कीटो की तरफ पड़े हैं तो कीटो डाइट ही नहीं लेते जानी। बैलेंस डाइट है, आपकी प्लेट का कुछ हिस्सा प्रोटीन्स पे मुश्तमिल होना चाहिए, कुछ वेजिटेबल्स पे होना चाहिए, सैलेड, फ्रूट, यानी मिक्स आप लोगों का जो एक बैलेंस डाइट है। और हर एक बंदे की, हर एक इंसान की कस्टमाइज्ड रिक्वायरमेंट होती है। मेरी रिक्वायरमेंट शायद कुछ और हो, आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और हो, तो आपको ये पहले पता करना है कि आपने कितने ग्राम्स प्रोटीन लेना है, कितने ग्राम्स आपने सैलेड लेना है, वेजिटेबल्स ले रही है। तो बैलेंस डाइट इज द प्रो टिप। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बताया कि ओवर द काउंटर लोग लेंगे, ओवर द काउंटर लोग लेंगे मेडिसिन और वो लेके चलते जाएंगे, और अब आयरन अगर ओवर द काउंटर लिया जा रहा है तो गट के इश्यूज क्रिएट कर सकता है, और क्या क्या इश्यूज हैं जो ये ओवर द काउंटर सप्लीमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं? साथ ये भी बताते जाइएगा कि B12 की कमी और आयरन की कमी हमारे ऑर्गन्स पे किस तरह से असर डालती है। देखिए, आयरन की कमी और जो आयरन की कमी है वो सबसे पहले आपका ये हो जाता है, एनीमिया तो है ही है, साथ में जो स्किन ख़राब हो जाती है, स्किन का टेक्सचर है, बालों का झड़ना है, और जो B12 डेफिशिएंसी है उसमें नर्व्स के ऊपर बड़ा एक असर पड़ता है। और डिफरेंट, यानी कि आपका एक लिथार्जी है, वीकनेस है, इम्यूनिटी आपकी लो हो जाती है अगर आपके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो। और अगर कोई टॉक्सिसिटी तो इतना वो नहीं है, इतना कंसर्न नहीं है। इसमें यह है कि अगर आप आयरन लेते जा रहे हैं और आपको B12 की डेफिशिएंसी है तो आपका एनीमिया ठीक ही नहीं होगा। और अगर B12 आप ले रहे हैं, B12 लेते जा रहे हैं बगैर आप लैब में ये टेस्ट करवाएं कि आपका B12 लेवल कितना है, तो B12 लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब पेशेंट्स, मेरे पास एक बहुत कॉमन एक क्वेरी आती है कि जी हमारा B12 लेवल बहुत ज़्यादा हो गया, ग्रेटर देन आ गया, कि फलाने लेवल से ज़्यादा आ गया। तो इसकी क्या वजह है? जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो वो कहते हैं कि जी हम 6 महीने साल से एक सप्लीमेंट ले रहे हैं जिसमें B12 है, 6 महीने साल से एक सप्लीमेंट ले रहे हैं जिसमें विटामिन D है। तो पहले आप ये फाइंड आउट तो करें कि आपको किस चीज़ की डेफिशिएंसी है। फेरेटिन का टेस्ट कराएं अपने आयरन स्टोर्स के लिए, B12 का टेस्ट करवाएं, रेड सेल फोलेट लेवल है उनका टेस्ट करवाएं, विटामिन D का टेस्ट करवाएं, डिफरेंट चीज़ें। और आप अपनी CBC रेगुलरली करवाएं। CBC में पेरिफेरल स्मेयर होता है जिसमें ब्लड सेल्स की शक्ल नज़र आ जाती है, वो आप करवाएं। मतलब आपको पहले पता होना चाहिए कि आपको किस चीज़ की डेफिशिएंसी है या ज़रूरत है। जैसे अभी डाइट की बात की हमने कि किस टेस्ट करवाने में लगते हैं पैसे, और वो कहते हैं कि हमने, डॉक्टर ने भी तो यही लिख के देनी है ना, यही वाले सप्लीमेंट्स, तो हम खुद ही खाना शुरू कर देते हैं। आपको पता है कि अब तो ChatGPT भी आ गया, उससे भी काफी कुछ मजे की बात बताती हूँ। जी प्लीज बताइए। एक मजे की बात यह है कि अगर हम कोई टेस्ट, अगर हम अपने रिलेटिव्स को कराएं और वो सही आ जाए तो आपने मेरे पैसे ज़ाय करा दिए, कि आपने ये तो बहुत ही कॉमन की बात यह है कि अगर आप बगैर देखे सप्लीमेंट्स, आपको पता है कितने महंगे सप्लीमेंट्स आते हैं, वो आपको पैसे ठीक लग रहे हैं, लेकिन आप एक बेसिक लैब टेस्ट आप करवा रहे हैं, वो पैसे आपको ज़ाया। लेकिन लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, अगर घर में कोई वैसे सप्लीमेंट पड़ा हो ना तो खाना शुरू कर देते हैं कि ज़ाया हो जाएगा ना, इससे बेहतर है कि हम खा ही लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सपायर होने वाले तो खाना शुरू कर दो। इन द एंड ये बता दीजिएगा, एनीथिंग यू वांट टू ऐड, जो जितने भी देखने वाले हैं, और एक बैलेंस डाइट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हिजाब क्या होती है? अच्छा, सबसे पहले जो मैं मैसेज देना चाहती हूँ वो है कि चुगताई लैब में हमने कुछ प्रोफाइल्स की हैं, जिसमें आयरन डेफिशिएंसी प्रोफाइल है, उसमें फेरेटिन है, आयरन है, TIBC है, कंप्लीट ब्लड काउंट है, फिर विटामिन B12 का टेस्ट है, B12 और फोलेट, रेड सेल फोलेट लेवल है। उसके अलावा आप हर 6 महीने बाद या साल बाद अपना कंप्लीट ब्लड काउंट लाजमी करवाएं। प्लस ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही जिससे आपका ब्लड लॉस हो रहा है, आपको पता ही नहीं चला। फीकल ऑकल्ट ब्लड भी करवाते हैं कि ऐसी कोई मेजर कॉज तो नहीं है जिससे बिल्कुल कोई डेफिशिएंसी भी नहीं है, लेकिन ब्लड सेल्स जो हीमोग्लोबिन है उसमें कमी आ रही है। इसका मतलब है इंटरनल कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, कोई ऐसी चीज़ है, ऐसी कॉज है जो कि हमें पता नहीं चल रही। तो कंप्लीट एक बॉडी का बेसिक हेल्थ प्रोफाइल वो भी लाजमी आप लोगों को करवाना चाहिए। अल्ट्रासाउंड बेसिक ये मैसेज ये है कि आपने एक खास मौके के ऊपर अपनी पूरी बॉडी की स्क्रीनिंग और टेस्टिंग लाजमी करवानी है, देखने के लिए कि आप कहाँ पे खड़े हैं। दूसरा, जो मेरे मुताबिक एक प्लेट में आपके एक जो मील में एक जो क्वांटिटी होनी चाहिए, वो आपने अपनी प्लेट्स डिवाइड करनी, प्लेट के हिस्से डिवाइड करने हैं। एक हिस्सा आपने प्रोटीन को देना है, एक हिस्सा आपने वेजिटेबल्स को देना है, एक हिस्सा कार्बोहाइड्रेट्स को देना है, और एक हिस्सा आपने फाइबर को देना है। अब हर बंदे के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए ये रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। हो सकता है कि कोई बहुत ओबीज इंसान है, उसकी ये रिक्वायरमेंट, उसका फाइबर कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा। कोई बहुत ही न्यूट्रिशनली एक न्यूट्रिशन उसको डेफिशिएंसी है तो उसको उसका प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा। तो हर इंसान की जो है वो
रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, लेकिन मैंने आपको एक रॉ बता दिया है कि एक हिस्सा प्रोटीन का, एक हिस्सा वेजिटेबल्स, फाइबर, फ्रूट एंड देन वाटर इनटेक, ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल राइट। थैंक यू सो मच डॉक्टर हिजाब, हमें ज्वाइन करने के लिए हमेशा की तरह मजा आया आपसे बात करके। जनाब आली, रिसर्च करना ज़्यादा ज़रूरी है, ये नहीं कि आपने रिसर्च की और रिसर्च के बाद आपने खुद ही दवाई और सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दिया। अपने डॉक्टर से रुजू लाजमी कीजिए। अगर कोई दवा एक्सपायर हो रही है, दवा क्या कहें, सप्लीमेंट्स एक्सपायर हो रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपने खाना है। स्क्रीनिंग जो है ना, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो सामने आता है कि जिसके थ्रू आपको पता लगेगा कि एक्चुअली आप डेफिशिएंट किस चीज में है और मसला कहाँ पे हैं भी या नहीं है। इसी के साथ बढ़ते हैं शॉर्ट ब्रेक की तरफ, दूसरी तरफ मुलाकात होती है, साथ रहिएगा। जी, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा है ना, दुनिया के अंदर नए नए एवेन्यूज़ और नई नई तरह की इकोनॉमीज अब हमारे सामने आना शुरू हो गई हैं। टेक्नोलॉजी में हमने कर लिया बहुत तरक्की, तो टेक्नोलॉजी के अंदर भी हमने एक पहलू निकाल लिया है जहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक डिजिटल दुनिया के अंदर डिजिटल एसेट्स बनाना शुरू कर दिए हैं। और अगर हम इसको गवर्नमेंट लेवल पर देखें तो अब ये सिर्फ ऑप्शन नहीं रहा या फिर लग्जरी नहीं रहा, बल्कि एक ज़रूरत भी बनती जा रही है। वज़ीर मुमलिकत हैं और पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन हैं बिलाल बिन साकिब। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान डिजिटल एसेट्स को बाकायदा रेगुलेट करने की जानिब तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि इस वक्त तकरीबन 4 करोड़ पाकिस्तानी पहले ही इस मार्केट का हिस्सा है, लेकिन ज़्यादातर गैर रस्मी है, यानी कि वो किसी एक निज़ाम के अंदर ही मौजूद नहीं है। और दुनिया के बहुत से ममालिक ऐसे जो ऑलरेडी रेगुलराइज कर चुके हैं, जिसके अंदर दुबई शामिल है, सिंगापुर शामिल है, तो उनके मॉडल्स भी हमारे सामने, उनके मॉडल्स को देखते हुए पाकिस्तान के अंदर भी किया जा सकता है। और वैसे कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो गैर रस्मी इकोनॉमी है ना, वो ट्रिलियंस के अंदर मौजूद है, ये वैसे कहा जाता है। हम लोग जिस मार्केट का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं, उस मार्केट के अंदर हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे एवेन्यूज़ हैं जो अभी हम लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया और उसके ऊपर रास्ता भी नहीं बना। सरमाया किस तरह से पाकिस्तान में लाया जाएगा, कंपनीज़ की एस्टैब्लिशमेंट किस तरह से फास्ट ट्रैक की जाएगी, हमारे पास तमाम तर जो बच्चे इस फील्ड में काम कर रहे हैं वो किस तरह से बाहर के क्लाइंट्स को लीगली अपनी कंपनीज में यहाँ पे लाके प्रोसेस कर पाएंगे। हमारे पास मोहम्मद हारून डिजिटल एक्सपर्ट मौजूद हैं, इनकी तरफ बढ़ेंगे अपने सवालात के साथ, लेकिन एट द सेम टाइम कीपिंग एट द सेंटर ऑफ इट ऑल एक न्यूज़ है कि जो ये है कि डिजिटल एसेट्स के अंदर इस तरह की चीज़ें भी आती हैं, जिस तरह मेटा के वर्स में, मेटावर्स के अंदर अगर आप अपना प्रॉपर्टी बना रहे हो, एक रियल एस्टेट है जो आप बना रहे हो, जो फिजिकली दुनिया में कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है, बट अगर आपके साथ कोई फेमस पर्सनालिटी है कि जिसके आप नेबर हैं, तो वो भी एक्चुअल रियल वर्ल्ड करेंसी और मनी के अंदर दिखता है। यस, hundreds of thousands of dollars. This is new for me, लेकिन हारून के लिए न्यू है या नहीं, ये उनसे जानेंगे। हारून, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो लास्ट ईयर से लेकर इस साल तक पहले 2 करोड़ कहा जा रहा था, अब नंबर आ रहा है कि 4 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि वर्चुअल एसेट्स बना रहे हैं। इतनी तेज़ी के साथ इसके अंदर जो हमें लोगों का इंडक्ट होना नज़र आया है, इसके बारे में मैं चाहूँगी कि आप कमेंट करें। एट द सेम टाइम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर एक अंदाज़ा लगाया जाए कितने लोग ऐसे हैं या कितना इसका वॉल्यूम है हमारी डिजिटल एसेट्स का या डिजिटल इकोनॉमी का? जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आयशा और मुज़म्मिल मुझे प्रोग्राम में बुलाने का। देखिए, आपने काफ़ी सारी बातें तो मेरे इस सवाल से पहले आपने बयान कर दी थी कि जिसमें 4 करोड़ आवाम की आप बात कर रही हैं जो डिजिटल एसेट के साथ मुंसलिक हो चुके हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको जरा बैकग्राउंड दूं कि अभी हाल ही में स्टेट बैंक ने जो एक लेटर जारी किया था, उस लेटर के तहत ये कहा गया था कि जो उन्होंने 2018 में एक लेटर इशू किया था, जिसमें ये उन्होंने कहा था कि बैंक को इख्तियार नहीं था कि वो किसी भी मामले में, क्रिप्टो करेंसी के मामले में या कोई भी इस तरह की जो स्कीम्स आती हैं, उस मामले में बैंक को मना किया गया था कि आप किसी किस्म की भी कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन वो 2018 से लेकर 2025 आपने देखा लातादाद पाकिस्तानियों ने इसमें जो है हिस्सा लिया और अभी तक जो है वो कोई 4 करोड़ की आवाम इससे मुंसलिक हो चुकी है। इस पेश नज़र के तहत फिर स्टेट बैंक ने अभी जो लेटर जारी किया था अप्रैल में, उसने ये कहा कि वो जो लेटर हमने जारी किया था वो हम वापस लेते हैं, उसकी जगह एक नया लेटर जारी किया जिसके तहत VSP यानी कि वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर, जब वो जाके NOC हासिल करेंगे पीवारा से, उस बिहाफ पे जाके वो अपना क्लाइंट मनी अकाउंट खोल सकते हैं। और वो क्लाइंट मनी अकाउंट जो भी खोलेगा वो पाकिस्तानी रुपीस में होगा। और अगर वो प्लेयर कोई भी ऐसी स्टार्टअप या कोई भी ऐसी फिनटेक कंपनी जो क्रिप्टो करेंसी से एसोसिएट हो और वो उस पर काम करना चाह रही हो, तो अपना क्लाइंट मनी अकाउंट के तहत वो ट्रांजेक्शन कर सकता है, किसी भी पाकिस्तानी को सपोर्ट कर सकता है। तो मेरे ख्याल से बड़ी खुशाइन बात है और पाकिस्तान को ये काम शायद पहले जल्दी कर लेना चाहिए थे, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए कि आवाम का एक जो बड़ा जमे गफीर आपने
वो तमाम लोग जो डिजिटल इकोनॉमी के अंदर है या डिजिटल एसेट्स रखते हैं, उनके लिए खुशाइंद खबर है, या वो खुश होंगे इस खबर से कि रेगुलराइज किया जा रहा है इस सारे मामले को? डेफिनेटली जब रेगुलराइज किया जाता है तो गवर्नमेंट की सुपरविजन में आ जाते हैं, देन टैक्स भी किया जा सकता है। इसको आपको लगता है कि वो खुश होंगे इस खबर से? देखिए, इसमें जो है ना दो बड़े पहलू हैं। एक तो वो लोग जो अभी तक इस बात को नोट कर रहे थे कि पाकिस्तान में जो है वो क्रिप्टो करेंसी इलीगल है, उसको रेगुलेट नहीं किया गया, उनको सबसे बड़ा फायदा होगा, क्योंकि वो जो बड़े बड़े सरमायाकार हैं जो स्टॉक से या रियल एस्टेट से या किसी दूसरे शोबे से मुंसलिक है, जाहिर सी बात है उनका अपना एक म्यार है काम करने का, उनके अपने एक स्टैंडर्ड है। उनसे जब भी हम बात करते थे कि आप इसमें सरमायाकारी करें तो उनका पहला ये जवाब होता था, पहला यही आता था कि भाई इसमें अभी तक पाकिस्तान ने इसको रेगुलराइज नहीं किया, इसको जो है वो लीगल करार नहीं दिया। तो मेरे ख्याल से वो चंग अभी बाकी था और वो उसका आना जो है बहुत जरूरी है, ताकि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी में, ब्लॉकचेन में, एआई में सरमायाकारी हो सके। और हाँ, जहाँ तक आपने बात की 4 करोड़ के, हम शायद उनको ये चीज़ थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो, क्योंकि देखें अभी तक तो इसके ऊपर कोई बात ही नहीं की गई कि टैक्सेशन जो है वो किस तरह अप्लाई होगी, किस तरह से लोग उसको टैक्स पे करेंगे। इवन अगर आप कोई प्रॉफिट भी बनाते, चाहे वो $100 को, चाहे 1000 को, चाहे वो $1 मिलियन का भी हो, बट उसके ऊपर कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी कि उसको एसेट क्लास करार दिया जाता। अब देखना है कि आइंदा आने वाले दिनों में, महीनों में जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो किस तरह से इस पे जो है वो टैक्स अप्लाई करती है। लेकिन इससे बहुत सारे लोगों में जो एक खौफ हरास था कि जी क्रिप्टो करेंसी जो है वो सही नहीं है, पाकिस्तान में लीगल नहीं है, उनको एक मौका मिलेगा काम करने का। और आने वाला आपको पता है ये साल बड़ा इंपॉर्टेंट है क्रिप्टो करेंसी की तारीख। एग्जैक्टली। अच्छा, अब अगर हम लोग एसेट्स की बात करें तो जो आपने एसेट क्लास बोला है, एसेट्स हैं क्या? डिजिटल एसेट्स फिलहाल गवर्नमेंट किन को कह रही है, किन चीज़ों को डिजिटल एसेट्स गिना जा रहा है? देखिए, वो सारे टोकन्स, वो सारे कॉइन जो ब्लॉकचेन का हिस्सा है। हम जब भी किसी करेंसी की बात करें, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे इथेरियम हो, सोलाना, XRP हो, USDT हो, USDC हो, लातादाद स्टेबल कॉइन्स हैं, इन सबको आप डिजिटल एसेट्स कह सकते हैं, इन सबको आप वर्चुअल एसेट्स कह सकते हैं, क्योंकि इनका रिकॉर्ड जो है वो डिसेंट्रलाइज होता है। इसके पीछे कोई भी सेंट्रलाइज पार्टी नहीं होती। ये सारा काम जो है माइनिंग मशीनें करती हैं, ये सारा काम अपने एल्गोरिथम की बेस पे करती हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने इसको जो है वो डिजिटल एसेट्स करार दे दिए गए और इसका जो नाम रखा गया बेसिकली वो वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर, VASP। उसको जाके पहले NOC लेना बहुत जरूरी है पीवारा की वेबसाइट से, और पीवारा की वेबसाइट पे जाके देखें। बल्कि अभी हाल ही में जो सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने जो अभी दस्तखत किए थे, जो बिल पास कराया था नेशनल असेंबली में, उसमें ये 4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और उसमें सबसे पहला जो अहम पहलू है वो उसमें आपके पास आता है एक्सचेंजेस का, जिसमें हाल ही में 2 बड़ी एक्सचेंजेस को, बाइनेंस को और रूबी को भी जो है वो NOC जारी किया गया। इसके अलावा जो है वो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आएंगी इसके अंदर। इसके अलावा इसमें टोकनाइजेशन की हम बात करें, जैसे भी आपने मेटावर्स की बात की, इस तरह रियल वर्ल्ड एसेट्स होते हैं जहां पर आप अपने किसी भी एसेट को कोलैटरल बेसिस पे रख के आप टोकनाइज कर सकते हैं। और चौथा जो है हमारा ब्रोकर डीलर, जो सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज है पाकिस्तान में। जब हम कोई भी क्रिप्टो का डॉलर खरीदते हैं, USDT या USD1, क्योंकि हमें अपनी बाकी भी हमें टोकन खरीदने के लिए USDT की जरूरत पड़ती है, जिसको हम स्टेबल कॉइन कहते हैं, उसके लिए भी वो एक्सचेंजेस को बाकायदा NOC जारी करेंगे। वो NOC लेने के बाद वो किसी भी बैंक में जाके अपना क्लाइंट मनी अकाउंट खुलवा सकता है और फिर लोग वहां बैठ के। बस ये बता दीजिएगा इन द एंड कि ये रेगुलराइज करने के बाद जो इररेगुलर वे है या वो ऑप्शन, क्या वो भी ओपन रहेगा या उसको बंद कर दिया जाएगा? ये पॉसिबल कैसे बनाया जाएगा? क्योंकि अभी हम बाइनेंस की अगर ऐप के ऊपर जाएं, किस तरह से कम्पीट करेंगे? एग्जैक्टली, तो वो क्या वो वाला ऑप्शन खुला रहेगा? नहीं आयशा, देखें ऑलरेडी बाइनेंस के जब एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं तो उस पर ऑलरेडी KYC हुई भी है। मेरा डेटा एज ए हारून, एज एन इंडिविजुअल, एज ए ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर, मेरा रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है। अब वो इस बात की पाबंद होगी कि वो गवर्नमेंट अगर किसी लेवल पे कोई इस तरह का मिसहैप होता है किसी भी इंडिविजुअल से या किसी भी ग्रुप से, कि वो जहाँ पे कोई टेररिस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो रही है या इस तरह को कोई AML या मनी लॉन्ड्रिंग का खदशा है, तो ये जो एक्सचेंजेस है ये इस बात की पाबंद होंगी कि उनको डेटा प्रोवाइड करें। तो इस बात से कतई ये नहीं कहना चाहिए कि रेगुलेट होने के बाद जो है वो चीजें हमारी कंट्रोल में, पहले भी चीजें कंट्रोल में थी, ऐसी बात नहीं है। मतलब पाकिस्तान में जो बाइनेंस के यूजर्स हैं वो तकरीबन 2.5 से 3 करोड़, इसमें मेजॉरिटी जेंजीज आर वर्किंग राइट नाउ, क्योंकि इसमें आसानियां, इसमें पेचीदगियां नहीं है स्टॉक एक्सचेंज की तरह के जाके रजिस्टर कराने में आपको हफ्ता 2 हफ्ता लग जाता है। यहाँ तो आप आधे घंटे में 15 मिनट के अंदर अपनी KYC करके आप काम कर। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच हारून, बहुत शुक्रिया। आपने एक क्लियर पिक्चर जो है ना हमारे सामने रखी कि कैसे फ़ायदा हो सकता है, और स्पेशली वो तमाम इन्वेस्टर्स जो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्ट करें भाई, पैसा बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए अब जो है ना ये एक सेफ रास्ता बन गया कि ये रेगुलर भी है, बट एट द सेम टाइम रेगुलराइज रास्ते के ऊपर भी लोग ये सोचते हैं कि शायद कल को गवर्नमेंट जो है ना इसको भी टैक्स करना शुरू कर देगी। खैर, विल हैव टू वेट एंड वॉच। हारून साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, स्टे विद अस।
जी, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। जिंदगी के अंदर तब्दीली जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और चेंज ऑफ सीनरी का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब मौसम हो इतना हसीन तो फिर क्यों नहीं, हमारे पास अवेलेबिलिटी थी, हमने सोचा कि हम थोड़ा सा ज़रा बाहर निकल कर आते हैं और बाहर आकर यहाँ से अपनी इस शो के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत मनाजिर है। मुजम्मिल, आपको कैसा लग रहा है ये चेंज ऑफ सीनरी जो हमने की है अपनी तरफ? सीनरी कुछ मिनट पहले जो हमारे ऊपर बारिश हो रही थी और स्टूडियो के अंदर जिस तरह की आवाज़ें आ रही थी, हमें नहीं लग रहा था कि इस तरह बाहर आके हम लोग कर सकते हैं, बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त सीन बने हुए हैं। इस टाइम पे कैमरामैन के पीछे है मरगला की पहाड़ियाँ, हमारी टीम बाहर खड़ी है, आप तक लेके आ रही है ये विजुअल्स। आई थिंक इट वाज अ 15 मिनट शावर जो बारिश हुई है। हम ये कह सकते हैं हमारे तकरीबन 2 सेगमेंट्स जो है ना उसको हम कह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा बारिश की आवाज़ें थी। अब देखिए, पता है यहाँ पर आने का मकसद एक ये भी है कि एक तो हम दिखा भी रहे थे, आपको बता भी रहे थे कि बारिश हो रही है, दूसरा हमने सोचा कि जो इस्लामाबाद में नहीं रहते हैं ना उनको ज़रा हम दिखाएं कि बारिश के बाद कैसे मनाजिर हो जाते हैं। और इस वक्त जो ये शॉट्स भी आप बारिश के देख रहे हैं, भाई क्या ही ज़बरदस्त किस्म की बारिश हुई है ना। इस वक्त सिचुएशन ये है कि कुछ यालाबारी की भी खबरें आई थी कि यालाबारी भी हुई है। और जैसे ही मैंने मुजम्मिल को बताया कि मुजम्मिल यालाबारी हो रही है, मुजम्मिल थोड़ा सा परेशान हो गया, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, मैं स्टूडियो से बाहर भागने लगा था। हम जानते हैं कि ना यालाबारी से ना लोग कितना ज्यादा डरे हुए हैं इस्लामाबाद के, लेकिन ये तमाम लोग जो हमेशा पहले हमें कहानियां सुनाते थे, क्योंकि मैं इस्लामाबाद से नहीं हूँ, मुजम्मिल इस्लामाबाद से नहीं है, हमेशा ये कहते थे कि बारिश के बाद इस्लामाबाद क्या खूबसूरत लगता है। मुजम्मिल, अब यहाँ पर रह के हम देख रहे हैं कि नॉट ओनली द रोड्स, द ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर, बट एट द सेम टाइम द ग्रीनरी दैट इज इनकॉर्पोरेटेड उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। एक तरफ हमारे पास इस्लामाबाद मॉन्यूमेंट है, हमारे पीछे टू माई लेफ्ट एंड देन टू माई राइट हमारे पास रेड जोन की तरफ का एरिया शुरू हो जाता है। और इस टाइम पे यहाँ पे जो 15 मिनट्स का गिव और टेक 10 to 12 मिनट्स कह लें तकरीबन, यहाँ पे जो बारिश हुई है, जो गुजरी है यहाँ पे बारिश, इसके बाद माहौल हो गया है बहुत ही खुशगवार। बादल उतर के आ गए हैं, मरगला जो हमारे पास हिल्स हैं उनको टच कर रहे हैं एंड ह्यूमिडिटी थोड़ी बहुत है, बट आई डोंट थिंक कि इतना प्रॉब्लम है बिकॉज इट्स विंडी ऑल्सो, स्लाइटली विंडी, नॉट दैट विंडी। देखिए, जब कुदरत की बात आती है ना, नेचर की बात आती है, तो बारिश के साथ हम कहते हैं कि थोड़ा ह्यूमिड भी आ ही जाता है, डेफिनेटली बनता ही है ना भाई। हर चीज़ आपकी मर्जी के मुताबिक तो नहीं हो सकता। अच्छा, कुछ सेक्टर में अभी हमें पता चला, क्योंकि हम अपने ऑफिस के अंदर G6 में मौजूद है, कुछ सेक्टर्स में यालाबारी भी हुई है, लेकिन जब बात हो हसीन मनाजिर की, ग्रीनरी की, दरख्तों की, तो फिर इस्लामाबाद से बेहतर, और पहाड़ों को हम कैसे भूल सकते हैं, मेरे सामने मौजूद है। तो भाई इस्लामाबाद किसी से पीछे नहीं है, इसीलिए इसको कहा जाता है सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इट्स सीनरी, बिकॉज ऑफ द नेचर। जी, अच्छा, यहाँ पे हमारे पास इस टाइम पे जो विजुअल्स अगर नज़र आ रहे हो हमारे व्यूअर्स को, तो वो हैं रेड जोन की तरफ से टूवर्ड्स द मॉन्यूमेंट, इस्लामाबाद मॉन्यूमेंट जाते हुए जो एरियाज़ हैं उनके दरमियान में। और हम लोग अब मरगला हिल के विजुअल्स दिखाएंगे अपने व्यूअर्स को। और मरगला हिल्स के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बड़ी मज़े की बात जो है वो ये है कि जो ट्रैक्स मरगला हिल्स के अंदर जाते हैं, एग्जैक्टली उसी तरह के सेम ट्रैक्स ऑल अक्रॉस मरगला, राइट अप टू D12 एंड सेक्टर्स बियॉन्ड फैले में उसके बीच में। परियां उतरती हैं या नहीं उतरती हैं मरगला हिल्स के ऊपर? क्योंकि हमने बचपन में कहानियां सुनी है पहाड़ों के ऊपर जो है ना परियां उतरती हैं, तो मैं तो बड़ा एक्साइटेड थी ये देखने के लिए इस्लामाबाद आने के बाद कि भाई परियों को उतरते हुए देखेंगे, लेकिन लग ऐसा नहीं रहा है। कुछ कहानियां आपने सुनी है वैसे? कहानियां आयशा मैंने बिल्कुल सुनी हुई है, परियां उतरने की भी सुनी हुई है और परियों से मिलने की भी सुनी हुई है, लेकिन यहाँ मैं उन परियों की बात नहीं कर रही हूँ जिन परियों की आप बात कर रहे हैं। बताए कौन सी कहानियां आपने? अच्छा, लेकिन परियों से ज़्यादा रियलिस्टिक जो चीज़ है ना, उसकी आप भी फ़ैन हैं, उसका मैं भी फ़ैन हूँ, और वो फ़ैन है हम दोनों चाय के। मौसम हो, ये बात है, चाय हो, पकोड़े हो, उसके साथ जो डिफरेंट स्नैक्स होते हैं, मैं इर्द गिर्द के मनाजिर तो आप देख ही रहे हैं। इन मनाजिर के साथ जस्ट इमेजिन, मैं अपनी चाय लेकर तो आई थी बाहर, लेकिन मेरी चाय इस जगह पर पहुँचते पहुँचते ख़त्म होगी, तो मैंने सोचा कि ना ये अच्छा नहीं लगेगा कि खाली मग के साथ मैं खड़ी हो जाऊँ। बट अगेन, अगर आप बाहर मौजूद है, आपके पास मौका है, सामने चाय की दुकान है, उसके साथ पकोड़े भी बन रहे हैं, पकोड़ों के साथ समोसे भी हैं, तो भाई आपसे खुशकिस्मत जो है ना वो कोई भी नहीं हो सकता है अगर आपके सामने ये सब कुछ अवेलेबल है। और अगर आप घर में मौजूद हैं, आंटीज, जितनी मेरी बहनें हैं, जितने मेरी भाभियां हैं, जितने हमारे बच्चे हैं, अगर वो घर में बैठकर देख रहे हैं, तो भाई आपके पास मौका है, जाइए थोड़ा सा बेसन निकालें, थोड़ा पालक निकाल लें, प्याज, पकोड़े, उनको मिक्स करके पकोड़े बनाएं। मैं नाश्ता करके आया था और व्यूअर्स, मुझे इस टाइम पे इस बात की वजह से भूख भी लग रही है और मुंह में पानी भी आ रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम एक और चीज़ कि अगर आप
जाएंगे मरगला हिल्स की तरफ को, जो इस्लामाबाद में रहने वाले रेजिडेंट्स हैं। बारिश रुक चुकी है, द हिल्स आर सेफ फॉर यू टू गो एंड विजिट। ट्रेल 3, ट्रेल 5 पे जाएं अपनी फैमिली को या दोस्तों के साथ, और जाके वहाँ पे अच्छा सा पिकनिक एंजॉय कर सकते हैं। खतरनाक भी हो सकता है क्योंकि हमें बादल अभी भी नजर आ रहे हैं और काफी काली घटाएं जो है ना वो मुझे नजर आ रही हैं। तो भाई अगर जो भी फैसला करें तो बहुत देख कर सोच समझ कर करना है, मुजम्मिल के ऊपर नहीं जाना। अच्छा, ये जो बादल है ना, ये बादल इस टाइम पे आपको नजर आ रहे हैं जो मरगला हिल्स का पार्ट मरी की तरफ जा रहा है। मरी से ऑपोजिट डायरेक्शन में इस वक्त बादल नहीं है, रिलेटिवली क्लियर है, बीच में सनी पैचेस भी हैं। आई थिंक जो ट्रेल 3, ट्रेल 5 की जो मैंने बात की आयशा, वो वाला पार्ट थोड़ा सा क्लियर है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जो आई थिंक आई जस्ट सॉ लाइटनिंग क्रैश डाउन, मुझे बिजली गरजती हुई नज़र आई है, जो कि मरगला हिल्स हैं मरी की तरफ, वहाँ पे बिजली भी गरज रही है, चमक रही है। आई थिंक बारिश अभी भी उस तरफ चल रही है। लग ऐसा रहा है कि बारिश चल रही है। अब देखिए वैसे वीक शुरू हुआ है, मंडे है आज, तो डेफिनेटली ज़्यादातर लोग जो हैं अपने ऑफिस के अंदर मौजूद होंगे, अपने वीक का आगाज़ कर रहे होंगे। तो अगर तो आपने की हुई है छुट्टी तो आप जा सकते हैं, और अगर आपने छुट्टी की हुई है तो तब जा सकते हैं जब आपको लगे कि आप और आपके बच्चे वहाँ पर रहेंगे। अदरवाइज आप घर के अंदर जो है ना रहकर भी इंजॉय कर सकते हैं। वो मैंने बड़ा सादा सा तरीका आपको बता दिया। आपने बनानी है चाय, चाय के साथ बनवानी है पकोड़े, पकोड़ों के साथ अगर समोसे भी बन जाए तो क्या ही बात है। और हेल्दी फूड की बात कर रही होती हैं आयशा मेरे साथ यहाँ पे बैठी हुई शोज के ऊपर। अच्छा, ये बात कह के खुश हो जाती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, बिफोर वी गो आउट ऑन अ ब्रेक, हमें 5.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक इस्लामाबाद के अंदर फील हुआ था। 168 किलोमीटर इसकी डेप्थ बताई गई थी, और ताजिकिस्तान जो कि है वो बॉर्डर जो है वहाँ से इसका ओरिजिनेट जो मरकज़ है वो ताजिकिस्तान बॉर्डर बताया गया। कुदरत ने जो है ना, हम कह सकते हैं कि कुदरत ने एक ही वक्त के अंदर बारिश भी दिखा दी है, ह्यूमिडिटी भी दिखा दी है, साथ जल्जला भी दिखा दिया। अल्लाह माफ़ करे जितने भी लोग हैं, अपने गुनाहों की हमें माफ़ी मांगने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऑन द अदर हैंड कराची की अगर हम बात करें, वहाँ पे इस वक्त हीट वेव चल रही है। तो कराची वालों, मैं आपके साथ हूँ, मेरा दिल आपके साथ है। आई एम थिंकिंग अबाउट यू। अल्लाह करे वहाँ पर भी बारिश हो ताकि आपको अच्छा मौसम देखने को मिले। जनाब हम लेते हैं यहाँ से ब्रेक, और नेक्स्ट आप जब हमें देखेंगे तो हम अपने स्टूडियो में वापस मौजूद होंगे इंशाल्लाह अपने चाय के कप के साथ। स्टे विद अस। एक लम्हा जिसे हम ऐसे ही ज़ाया कर देते हैं कि इसमें क्या ही हो सकता है, लेकिन एक लम्हे की ताकत जो है ना, पिछले 1 से 1.5 हफ्ते के दौरान हमने देखी है कि कैसे उसने एक इंसान की ज़िंदगी को तब्दील करके रख दिया। वज़ीर इत्तलात हैं अता तारड़, उन तक पहुंची एक छोटी सी वीडियो जो सिंध के ज़िला खैरपुर से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान की थी, जो बासलाहियत भी था, जिसके पास तालीम भी मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद ज़िंदगी के हालात से तंग आकर नौजवान अज़र मेमन जो है उसके साथ ये हुआ कि उसके पास कोई नौकरी मौजूद नहीं थी। एक अच्छी ज़िंदगी का ख्वाब तो मौजूद था, लेकिन उसको ख्वाब पूरा करने के मीन्स मौजूद नहीं थे, और वो पहुंची अता तारड़ तक, और अता तारड़ ने उनको मिलने के लिए बुलाया। अब मुजम्मिल, ये तो हमें नजर आ रही है ना कि उनकी हालत बहुत बेहतर लग रहे हैं, वो लग भी रहा है कि साफ सुथरे कपड़े भी उन्होंने पहने हुए हैं। अच्छा आयशा, आप देखें कि हालात से 2-4 इंसान किस तरह से जिंदगी बंदे की शक्ल तब्दील कर देती है। लेकिन अता तारड़ साहब ने, मिनिस्टर साहब ने जिस तरह से गले लगाया इनको बुला के अज़र मेमन साहब को, और जिस तरह से उन्होंने उनको अपने सीने के साथ लगा के रीअश्योर करवाया, हमें उस वीडियो में ये नजर आता है कि फिर मिनिस्टर साहब ने उनको अपनी सीट पे भी बिठाने के लिए इनवाइट किया, जिसके ऊपर अज़र मेमन साहब जो है वो रो पड़े, उनकी आंखों में आंसू आ गए, और ये आंसू मोहब्बत के, ग्रेटफुलनेस के, थैंकफुलनेस के थे। अच्छा, ये बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं, बहुत कम मौके ऐसे होते हैं जब मैं सोशल मीडिया की तारीफ करती हूँ, तो ये इस पे हम कह सकते हैं कि इसके अंदर सोशल मीडिया ने बहुत अच्छा एक किरदार अदा किया है। जब किसी को अपॉर्चुनिटी देनी हो या फिर ऐसे हालात दुनिया के सामने लेकर आने हो, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सिचुएशन। अब अज़र जो हैं, ये जो नौजवान है अज़र मेमन इनका नाम है, ये सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, खैरपुर से। 2003 में इन्होंने IBA से MBA किया हुआ था, और जो वीडियो इनकी वायरल हुई उसके अंदर हमने इनको देखा भी कि कितनी रवानी के साथ, कितनी अच्छे तरीके से वो अंग्रेज़ी में बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली उससे पता चलता है कि उन्होंने पढ़ा भी था, लेकिन उनको जॉब नहीं मिली, और जॉब ना मिलने की वजह से उनकी सिचुएशन ऐसी हो गई। अब ज़िंदगी ने दिया उनको एक और मौका, और इस एक और मौके में हमने सोचा कि हम भी उनको बुलाते हैं और उनके साथ ज़रा करते हैं बात कि क्या ज़िंदगी में तब्दीली आई है, कैसा वो महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त वो मौजूद हैं, अज़र मेमन, उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़र, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी, आप बताइए, वीडियो हुई आपकी वायरल, तो आपने कभी सोचा था, या जब आपको पता चला कि आप वायरल हो गए हैं तो आपका रिएक्शन कैसा था, रद्द-ए-अमल कैसा था? पहला जो पार्टनर है मेरा अब्बास, सबसे पहले मैंने दोस्त उनको थैंक्स किया। यानी सही एक्चुअल पता नहीं था कि मुझे मतलब
क्या करना है, सच्ची बात यह है, क्योंकि मुझे पूरा गाइड किया है उन्होंने, किया। वो अभी मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैंने उन्हें थैंक्स किया था। क्या बात है। अच्छा, आपको लगा कि ये वीडियो जो वायरल हो जाएगी और इसके बाद ज़िंदगी ऐसी तब्दील होगी कि ये बात होना पॉसिबल भी थी? सोचा नहीं था, सच्ची बात ये है कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगा, मतलब क्योंकि बेफ जो बना है वो वीडियो बना है, वो वीडियो मेरा इतना वायरल होगा और यहाँ तक पहुँचूँगा, नहीं, मैंने इमेजिन नहीं किया था। वाह, जिंदगी में देखिए ना, जिंदगी आपको सरप्राइज करती रहती है। आपने कभी नहीं सोचा था, आपने ये भी नहीं सोचा होगा कि अता तारड़ साहब से मुलाकात हो जाएगी, जो वफाकी वजीर है। उस लम्हे ज़हन में क्या चल रहा था अजहर? मिनिस्टर साहब से जिस वक्त मेरी मुलाकात हुई ना, मतलब मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। मैं उनकी मतलब तारीफ़ करना चाहता हूँ, लेकिन अल्फाज नहीं है, मैं उनकी तारीफ़ कैसे करूँ, क्योंकि मतलब एक वफाकी वजीर है बराए इत्तलात और नशरियात, वो मेरे साथ मिले तो सही, लेकिन किस तरह मिली आपने भी देखा होगा। मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। यानी आई वॉज रियली शॉक्ड के मैं मिलने तो क्या था उनसे, लेकिन ये नहीं सोचा था कि वो मिलेंगे और इस तरह मिलेंगे, इतना बड़ा मुझे ऑनर मिलेगा, इतनी इज्जत देंगे। मुझे जॉब सिर्फ ऑफर ही नहीं की उस वक्त, मतलब अभी मुझे जॉब मिल भी गई है, नहीं सिर्फ ज्वाइन नहीं किया मैंने, लेटर वेटर आ गया सब, ऑफर लेटर। और उससे हट के भी मुझे एक मोबाइल गिफ्ट किया उन्होंने। बहरहाल बहुत इज्जत दी उन्होंने। बहुत प्यारी बात है। जॉब ऑफर हुई, फिर मोबाइल गिफ्ट किया, मतलब टेक के साथ भी कनेक्ट कर रहे हैं मिनिस्टर साहब। अपने सीट में बैठ के जो उनका अप्रोप्रिएट पोजीशन है उसका प्रॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं। एट द सेम टाइम एक अदद बासलाहियत जवान को उठा के ऊपर लेके आ रहे हैं। क्या वाकई अजहर आपको यकीन था कि आपकी बात जब आप रिकॉर्ड करवा रहे थे ये वीडियो की, सुनी जाएगी आपकी बात? हाँ, इस बात का यकीन था मुझे। क्यों कि वो ज़ात है ना, अल्लाह पाक की ज़ात। मुझे इन पे बस भरोसा था कि है, क्योंकि मैंने मेहनत की है पूरी उम्र। और इस बार जो मैं लगा था ना एक ट्रैक से और एक मतलब स्ट्रॉन्ग विल के साथ लगा था, लेकिन मैंने बस जो शुरुआत की थी, 2 नफ़ाइल अदा किए थे, उसके बाद मेरा ये मतलब मानना है कि वहाँ से कोई खाली नहीं है। दिस इज़ द पावर ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी में रहने का एक फ़ायदा ये होता है कि अगर हमारा कोई एक हिस्सा जो कि हमारे अपने बहन भाई होते हैं वो नीचे रह भी जाए, तो उसको हाथ पकड़ के आप ऊपर की तरफ खींचते हैं, जैसा कि हमें नज़र आया अजहर के इस सारी सिचुएशन के अंदर। अजहर, अब आपको यकीन दिलाया गया है कि इंशाल्लाह आपको जॉब भी मिल जाएगी, हमारी भी बहुत ज़्यादा दुआ है कि आपको जॉब मिल भी जाए। आपको लगता है उसके बाद ज़िंदगी में तब्दीली आएगी? मैंने मतलब कैसे दिन गुजारे हैं मैं बताऊंगा तो शायद आप भी यकीन नहीं करोगे। तो वहाँ से मतलब इस तरह की जॉब मिलना, इस लेवल की जॉब मिलना, मुझे 1 लाख से प्लस मिल रही है वहाँ सैलरी। तो डेफिनेटली ये एक बेरोज़गार बंदे के लिए, गरीब बंदे के लिए बहुत बड़ी इनकम है। यानी मैं इस एस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ कि इस दौर में ये इनकम, स्पेशली मैं इनकम की बात कर रहा हूँ, डेफिनेटली मेरे बच्चों की एक समझ जो है ना वो चेंज होगी। अच्छा, अल्लाह पाक करे कि आपका करियर अच्छा चले, अल्लाह पाक करे कि आपके बच्चों की सेहत, जिस तरह से अभी आपने कहा है कि आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब आप अपने करियर को किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे, वो सिमत क्या होगी? कोशिश करूँगा कि सिर्फ अपने करियर को नहीं, अपने साथ काफ़ी मतलब मेरी नज़र में भी हैं काफ़ी लोग जिनको साथ लेकर मैं आगे जाना चाहता हूँ। नहीं, बहुत ज़रूरी है। अब तो बाकायदा आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जर्नी शुरू हो चुकी है अजहर, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपना करियर बहुत सोच समझ कर शुरू करें। अच्छा, ये बताएं कि प्लेन में जो आपका वक्त गुजरा, उस वक्त आपने कैसा महसूस किया? क्या चल रहा था? जाते वक्त तो ठीक है, लेकिन जब हम इस्लामाबाद से वापस आ रहे थे ना, उस वक्त मतलब मेरे लिए हैरत का बात है। कुछ लोगों का मुझे पहचानना, मेरे साथ सेल्फीज ये वो बनाना, मैं बहुत हैरान हुआ था, बहुत खुशी हुई थी। बल्कि एयरपोर्ट पे इन होते ही, जहाज़ की बात तो दूर है, एयरपोर्ट से इन हुआ मैं वापसी पे। मतलब वो जो सोशल मीडिया का वो इम्पेक्ट आप देख रहे हो इस दौर में, तो मैं इतना जल्दी इन्हें वायरल हो गया था मेरा वीडियो, ख़ासकर जो मिनिस्टर साहब के ऑफिस में बना था। तो लोगों का मुझसे मिलना, फिर जहाज़ में आना ना, जहाज़ में इन होते ही एयर होस्टेस का मुझे सलाम करना उस अंदाज से, यानी उन्होंने पहचान लिया था।
क्या बड़ी हैरान ये रिस्पेक्ट देना कितना ज्यादा जरूरी है। और आप देखें कि सोशल मीडिया सही तरीके से अगर इस्तेमाल किया जाए या उससे काम लिया जाए तो कितना इम्पैक्टफुल हो सकता है। अच्छा अजहर, आप खुद ग्रेजुएट और माशाल्लाह IBA से, और डिग्री भी आपकी MBA में, करनी भी आसान नहीं है, हर कोई करता भी नहीं है, एट द सेम टाइम प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन भी, और जिस वक्त आपने डिग्री की थी बड़ी वैल्यू भी थी इस डिग्री की, इसके बावजूद जॉब ना मिलना, मार्केट ख़राब थी, मुश्किलात आई हैं, था क्या, वजह क्या बनी आपकी नज़र में? पहली बार में जब मैंने पहली जॉब छोड़ी थी, उस वक्त दरअसल मेरे हालात ना, स्पेशली अपने जो मेरी मेंटल हेल्थ थी वो बड़ी डिस्टर्ब थी। सच्ची बात है, अब मैं ये नहीं बता सकता इस प्लेटफॉर्म पे कि उसकी वजह क्या है। व्हाट अबाउट योर फैमिली? आपकी फैमिली आपके साथ रही इस मुश्किल वक्त में या नहीं? फैमिली में कोई मर्द तो है नहीं, मेरी सिस्टर्स हैं, और मतलब उनके बस में नहीं था, जो मेरी कंडीशन थी उससे निकालने में उनके बस में नहीं था कुछ हेल्प कर। राइट। अच्छा, अगर आपको दोबारा से मौका मिले अजहर, तो क्या आप अपनी जो कोशिश है, अपनी जो जिद्दोजहद है, उसको वैसे ही जारी रखना चाहेंगे या फिर उसमें कुछ मुख्तलिफ करना चाहेंगे इस मरतबा, अगर ज़िंदगी एक और मौका दे? डेफिनेटली मुख्तलिफ ही करना है, जो माजी में हुआ है उससे मुख्तलिफ ही करना है। आपकी जो कहानी है इसको सुन के बहुत सारे लोग इंस्पायर भी हैं, और खुद मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ कि ज़िंदगी में इंसान उठे, काम करे, बढ़े आगे और मेहनत करे। अब आप इनके लिए एक ऐसा मैसेज या एक ऐसा पैगाम क्या देना चाहेंगे? हमारी जो गाइडलाइन है कुरान पाक के अंदर आयत है, इन्नमल उसरि युस्रन इन्नमल उसरि युस्रा, आप उस मुश्किल के साथ आसानी, बेशक करता हूँ कि जहाँ अगर मसाइल है ना, मुसीबत है, वहीं से हल भी निकलना है, अल्लाह पाक की जाती है। तो इस बिलीफ के साथ मैं चला हूँ, उस सबके लिए मैसेज यही है कि स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखें। ठीक, ये अंदर जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है ना, मेरी थिंकिंग ये है। राइट। थैंक यू सो मच अजहर हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छा देखिए, दो तरह के हम कह सकते हैं कि सबक इससे मिलते हैं। एक तो ये कि ज़िंदगी एक और मौका दे तो आपको उसको थाम कर रखना चाहिए, अल्लाह करे अजहर जो है अपनी जर्नी पर ऐसी ही कंसिस्टेंसी के साथ और इस्तेहकाम के साथ चलते रहें। दूसरा ये कि मुश्किल वक्त के बावजूद आपको अपने आप को छोड़ना नहीं चाहिए। ये बड़ा ज़रूरी है कि आपके पास डिग्री भी मौजूद है, अच्छे इदारे से आपने तालीम हासिल की, आपकी फैमिली भी आपके साथ मौजूद है, उसके बावजूद अगर आप अपने आप को छोड़ देंगे तो अल्लाह ताला को भी ये पसंद नहीं। अपने आप को रखना, अल्लाह ताला की रहमत पर यकीन रखना बहुत ज्यादा बेशक। आई थिंक आयशा के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो इस चीज में जानना जरूरी है वो ये है कि हमारे पास पाकिस्तानी नेशन के अंदर जो रेजिलियंस पाई जाती है व्यूअर्स, 20 साल हम लोग दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़े। हम लोगों ने 2 दहाइयां, हमारे पुलिस वाले, हमारे फौजी, हमारे सिविलियंस शहीद हुए, बाजारों में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटे। 70 से 80 हज़ार जाने गई हैं। ये वो चीज़ें हैं कि जो हमने गुजारी हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें तो हमारे पास जो उम्मीद की किरण नज़र आती है वो सिर्फ हौसले की शक्ल में हमें नज़र आती है कि हम लोग पीछे नहीं हटते। भाईचारा नज़र आता है, हमें ये नज़र आता है कि मुश्किल वक्त हो तो हम एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं, जैसे अजहर के साथ खड़े हुए। और अजहर की स्टोरी जिसने भी सुनी है, मुझे पूरा यकीन है उसको खुशी हुई होगी ये देख के। और अगर कभी ये सोचा जाए कि हम भी उसकी हेल्प कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो मुझे पता है हम सबके दिलों में जज्बा होगा कि हम इस तरह के लोगों की लाजमी हेल्प करें। और ऐसी सिचुएशन के अंदर ना हम सोए नहीं रहते हैं, जैसे कि जनूबी कोरिया के अंदर हुआ था, दारुल हुकूमत सोल में। वहां पर दरियाए हान के किनारे जनाब एक बहुत ही मुनफरिद और जबरदस्त किस्म का और दिलचस्प किस्म का मुकाबला हुआ। और पता वो क्या मुकाबला? पावर नैप का मुकाबला था कि कौन कितनी जल्दी नींद में चला जाएगा और कौन कितनी जल्दी सो के वापस उठ जाएगा। जी, पुरसुकून नींद लेगा। अच्छा, मैं नींद के बारे में कुछ फैक्ट्स बताता चलूं हमारे व्यूअर्स को जो सुन रहे हैं इस टाइम पे। नींद का वो हिस्सा जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसको कहते हैं रेम स्लीप। रेम स्लीप का डीपेस्ट पार्ट होता है और वो डीपेस्ट पार्ट आपके दिमाग को रिकॉपरेट करने के लिए काम आता है। वो दिमाग की थॉट्स को और आपके स्ट्रेस लेवल्स को और कॉर्टिसोल लेवल्स को नीचे ले जाने के काम आता है। सो मेक श्योर कि ये जो नॉर्थ कोरिया के अंदर हमारे पास एक कंपटीशन लिया गया जिसके अंदर कितने मजे के कपड़े पहन के लेते हैं। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अब इस मुकाबले के अंदर हुआ ये कि भाई सबके दिल की धड़कन भी चेक की गई कि कौन कितना पुरसुकून नींद के अंदर सो रहा है। और इसके अंदर एक बहुत ही बूढ़े शख्स हैं, उन्होंने जीत भी लिया इस
मुकाबले को। अरे वाह। मैं कंपैरिजन कर रही थी, 80 साल की उनकी उम्र है, उन्होंने जीता है मुकाबला। मैं कंपैरिजन कर रही थी, पाकिस्तान के अंदर अगर कोई ऐसे सो रहा हो ना, उसको कहते हैं कि इसको तो जिंदगी में कुछ फिक्र ही नहीं है, और अगले मुकाबले जीत रहे हैं जी। अगले मुकाबले जीत रहे हैं जनाब उस चीज से। देखिए वो उन्होंने इस चीज को भी टैलेंट बना लिया। ये हमारी एक नीड है, एक पुरसुकून नींद, हमने इसको बना लिया लग्जरी कि जो एक पुरसुकून नींद लेगा उसको हम कहते हैं कि भाई ये तो दुनिया का वेला तरीन इंसान है, इसको कोई टेंशन नहीं है, जब देखो ये सोता रहता है। दूसरी तरफ उन्होंने उधर से भी एक अपॉर्चुनिटी निकाल ली है और वहां पर भी अब देखे ना वो बंदा जो जीता है 80 साल का, वैसे हमारे पास मोटिवेशन बड़ी होगी एट द सेम टाइम उनकी सोसाइटी में ये चीज़ ज़रूरी भी है, और ज़रूरी इसलिए कि काम का जो दबाव है वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा है, और उस काम के दबाव से बचने के लिए इन शॉर्ट नैप्स को, इन पावर नैप्स को जो कि है वो आगे सोसाइटी में प्रमोट किया जा रहा है। एंड एट द सेम टाइम हमारी जो ब्रॉडकास्टिंग की फील्ड है ये भी बहुत स्ट्रेसफुल होती है। हमारे न्यूज़ एंकर्स जो होते हैं उनके भी हालात कुछ इस तरह के होते हैं। मी बीइंग अ फॉर्मर न्यूज़ एंकर, मेरा पावर नैप्स के साथ एक बड़ा गहरा रिश्ता रह चुका है। सो ऑल ऑफ यू ऑल ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट्स आउट देयर, पावर नैप्स लिया करो। पावर नैप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पावर नैप्स लेंगे तो उसके बाद आप रिलैक्स हो जाएंगे, रिलैक्स होंगे, और अगर आप अमेरिका के सदर हैं तो आप अच्छे अच्छे डिसीजंस लिया करेंगे, और अच्छे डिसीजंस नहीं ले रहे हैं। इसीलिए अमेरिका का एक शहरी जो है ना वो चढ़ गया एक बहुत बड़े पुल के ऊपर, और उसने वहां पर चढ़ के कहा जनाब ये ईरान जंग जो है ना इसको किया जाए ख़त्म, उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है, और अपना एहतजाज उसने रिकॉर्ड किया जो इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं। एक्स के ऊपर ये पोस्ट की उस शहरी ने, और उसने लिखा कि ट्रंप रजीम की ईरान पर गैर कानूनी जंग का खात्मा फौरी तौर पर किया जाए। अब इस तरह के बहुत सारे केसेस हमें दुनिया भर में नजर आए हैं, लेकिन जब भी मैं ऐसा कोई एहतजाज देखती हूँ ना, तो इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर एक, आपको याद है एहतजाज एक शख्स ने किया था, बीच में गाड़ी रोक के ना अपनी वाइफ और बच्चे को बिठाया हुआ था गाड़ी के ऊपर, और वो एहतजाज कर रहा था कि भाई मेरे मुतालबे पूरे किए जाएं। ऐसा ही मुझे कोई ये शख्स जो है ना नजर आ रहा है। मैं यहाँ पे एक पार्ट कोट करता चलूँ, अच्छा लिटरेचर जहाँ मिले उसको कोट करना चाहिए। गुड शार्लेट एक बैंड है, अमेरिकन बैंड है, और उस अमेरिकन बैंड ने काफी अर्सा पहले एक जुमला कहा था, और वो जुमला ये था कि डाउनटाउन अनदर डे फॉर ऑल द सूट्स एंड टाइज, अनदर वॉर टू फाइट, देयर इज नो रिगार्ड फॉर लाइफ। हम लोगों को चाहिए कि हम इन चीज़ों को सुने, समझें और जानें, अपने कैरेक्टर का पार्ट बनाएं, और कॉन्फ्लिक्ट से हम दूर हटें। इसी के साथ बढ़ते हैं, एक ब्रेक की तरफ वापस आते हैं। तो अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। खत्म हो गया शो, अल्लाह हाफिज।